हेलो स्टूडेंट्स, तो आज आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम करने वाले हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 10 जो कि है सर्कल्स। ठीक है, और एक ही वीडियो में हम पूरा चैप्टर कर देंगे। अगर आपने अभी तक इस चैप्टर से रिलेटेड थ्योरम्स नहीं करी हैं तो आप लिंक डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, वहां से आप जाके इस चैप्टर की थ्योरम्स को भी कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम करेंगे एक्सरसाइज 10.1 जो कि बहुत ही ईजी एक्सरसाइज है। ठीक है, तो एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 1 आप देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कह रहे हैं, देखिए, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन ए सर्कल हैव। एक सर्कल पर कितनी टेंजेंट्स हो सकती हैं। ठीक है, तो एक सर्कल बनाया मैंने, अब इस पर बताना है हमें कितनी टेंजेंट हो सकती है। तो एक सर्कल पर इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स हो सकती हैं। टेंजेंट्स क्या होता है, जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके लाइन पास होती है वो होती है हमारी टेंजेंट। ठीक है, ये देखो, ये सभी क्या है, टेंजेंट। तो इस तरह में हर एक पॉइंट से, बहुत सारे पॉइंट है सर्कल पर, बहुत सारे पॉइंट से मिलकर सर्कल बनता है। अगर हम सब पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करें तो वो टेंजेंट पॉसिबल है। तो इस तरह हम कह सकते हैं फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टेंजेंट्स। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, चलिए अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में है हमारे फिल इन द ब्लैंक्स। तो क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहे हैं, फर्स्ट पार्ट देखिए, ए टेंजेंट टू ए सर्कल इंटरसेक्ट इट इन डैश पॉइंट। जो सर्कल पर टेंजेंट्स होती हैं वो सर्कल को कितने पॉइंट पर टच करके निकलती हैं। देख सकते हैं आप इस टेंजेंट को, आप देखिए ये एक टेंजेंट है PQ जो सर्कल को टच करके निकल रही है सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पर। लेट अस सपोज A पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पार्ट का आंसर क्या होगा, फर्स्ट पार्ट का आंसर होगा 1 पॉइंट। ठीक है, चलिए सेकेंड पार्ट को देखते हैं। इसमें कह रहे हैं ए लाइन इंटरसेक्ट ए सर्कल इन 2 पॉइंट्स इज कॉल्ड। एक लाइन है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है। जैसे कि मैं आपको एक लाइन बना के दिखाऊं, ये एक लाइन है। ठीक है, ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है। देख सकते हैं आप, ये हो गया A पॉइंट, ये हो गया B पॉइंट। तो इस लाइन को क्या बोलते हैं, सीकेंट, SECANT, सीकेंट। ठीक है, तो हमें अब तक ये बात पता लगी है कि टेंजेंट क्या होती है जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकलती है, और सीकेंट क्या होती है जो सर्कल को 2 पॉइंट्स पर टच करके निकलती है। ठीक है, तो हमारे सेकंड पार्ट का आंसर क्या होगा, सीकेंट। चलिए अब देखते हैं थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट का आंसर क्या होगा, ए सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स टू दी मोस्ट। ये कह रहे हैं किसी सर्कल पर पैरेलल टेंजेंट्स अगर हमें देखनी हो तो कितनी हो सकती हैं। जैसे कि ये है, इसके पैरेलल एक ही टेंजेंट होगी, है ना, यानी कि ये 2 पैरेलल टेंजेंट्स हो सकती हैं एक टाइम पर। तो यहां पर होगा 2 पैरेलल टेंजेंट्स। क्लियर। चलिए देखिए फोर्थ पार्ट में क्या कह रहे हैं, द कॉमन पॉइंट टू ए टेंजेंट टू ए सर्कल। ये देखिए, ये सर्कल पे टेंजेंट ड्रॉ करी मैंने, जो सर्कल का पॉइंट था और जो टेंजेंट का पॉइंट था, इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, जिस पॉइंट पर ये मीट कर रही है इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो इसका नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो ये हो गया हमारे फोर्थ पार्ट का आंसर, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 में बोल रहे हैं, आपके सामने क्वेश्चन लिखा आ रहा है डिस्प्ले पर, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। ये देखिए क्वेश्चन में लिखा आ रहा है, ए टेंजेंट PQ एट ए पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। ये बोल रहे हैं एक सर्कल है जिसकी रेडियस जो है वो है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, OP इज 5 सेंटीमीटर, और एक टेंजेंट जो है वो है PQ। ठीक है, और साथ में बोल रहे हैं ये जो OQ की लेंथ है वो कितनी है, वो है 12 सेंटीमीटर। फाइंड क्या करना है, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। लेकिन हमें एक बात पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन से करने से पहले, कि जो इस चैप्टर में 2 थ्योरम्स है, मैं आपको हल्का सा रिमाइंड करा दूं। फर्स्ट थ्योरम हमने इस चैप्टर में पढ़ी थी, अगर आपने नहीं देखी है तो आप देख सकते हैं जाकर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो हमने फर्स्ट थ्योरम में ये पढ़ा था कि जो टेंजेंट होती है और जो रेडियस होती है, जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट होता है, ये दोनों वहां पर 90 डिग्री बनाते हैं। ठीक है, द रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहां पर उसी थ्योरम का यूज करके मैं लिख सकता हूं OP इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। ठीक है, दिस इज टेंजेंट एंड दिस इज रेडियस। नाउ वी हैव टू अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम इन दिस ट्राइंगल। तो इन ट्राइंगल OPQ, by using Pythagoras theorem, now we know that Pythagoras theorem is hypotenuse square, OQ square is equals to OP square plus PQ square. Now OQ is given 12 centimeter, 12 square is equals to OP, OP means 5 square plus PQ square. Now we know that 12 square is 144 and 5 square is 25.
प्लस पी क्यू स्क्वायर। नाउ यहां से कितना आ जाएगा पी क्यू, 144 माइनस 25 इज इक्वल टू पी क्यू स्क्वायर। इसको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 144 माइनस 25 119, तो मैं यहां पर लिख देता हूं ऊपर, यहां पर आ जाएगा 119 इज इक्वल्स टू पी क्यू स्क्वायर। दैट इज पी क्यू स्क्वायर निकालना है, पी क्यू निकालना है तो क्या करेंगे, स्क्वायर को इस तरफ ले जाएंगे, दैट इज अंडर रूट 119 इज इक्वल्स टू पी क्यू। ये आ गया हमारा पी क्यू की आंसर। तो हमें रूट को सॉल्व नहीं करना, हम इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं, आपके एनसीईआरटी में भी ऐसे ही आंसर दिया हुआ है। तो हमारे पी क्यू की लेंथ हो जाएगी अंडर रूट 119 सेंटीमीटर। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में बोल रहे हैं आपको एक सर्कल ड्रॉ करना है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू ड्रॉ ए सर्कल, और एक आपको एक लाइन गिवन है। ये बोल रहे हैं एक लाइन गिवन है, उसके पैरेलल आपको एक, पहले तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूं, ठीक है। एक लाइन मान लिया मैंने, ये मान लिया लाइन का नाम हो गया लेट अस सपोज एल लाइन, ठीक है। ये हो गई हमारी गिवन लाइन, आप पढ़ सकते हो क्वेश्चन में, गिवन लाइन ड्रॉ कर ली मैंने। अब इस गिवन लाइन के पैरेलल मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी है और साथ ही साथ एक सीकेंट भी ड्रॉ करनी है। तो ये मान लिया मैंने सर्कल का सेंटर, ठीक है। तो अब हमें टेंजेंट ड्रॉ करनी है, टेंजेंट यहां से भी ड्रॉ कर सकते हैं। टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्कल को टच करके निकलती है 1 पॉइंट पर। तो टेंजेंट यहां पर भी हो सकती है क्योंकि इसके पैरेलल ड्रॉ करनी है। होने को तो टेंजेंट बहुत सारी हो सकती है, लेकिन पैरेलल ड्रॉ करेंगे तो इसके पैरेलल यहां भी हो सकती है और इसके पैरेलल यहां भी हो सकती है। तो हमारी मर्जी, हम यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं और यहां पर भी। तो मैं कर लेता हूं स्केल रख के, यहां पर आप ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं बिल्कुल इसके पैरेलल लाइन, ठीक है। इसको मान लिया हमने एम लाइन। ये तो हो गई हमारी टेंजेंट, ठीक है। अब हमें करनी है सीकेंट ड्रॉ। तो सीकेंट सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करके निकलती है और इसके पैरेलल भी होनी चाहिए। तो सीकेंट आप कहीं पर भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट इसके पैरेलल होनी चाहिए बस। तो ये हो गई हमारी सीकेंट। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 4 जो कि बहुत ही आसान था। अब देखते हैं एक्सरसाइज 10.2 का फर्स्ट क्वेश्चन। फ्रॉम ए पॉइंट Q द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। तो हम एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये क्या कह रहे हैं, फ्रॉम ए पॉइंट Q, एक पॉइंट है हमारे पास Q, द लेंथ ऑफ द टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। जो टेंजेंट की लेंथ है वो है 24 सेंटीमीटर किसी Q पॉइंट से, ठीक है। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, जो Q पॉइंट है उसकी सेंटर से जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 25 सेंटीमीटर। हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस। ये हमें रेडियस फाइंड करनी है। ये हो गया सेंटर और ये मान लेते हैं हम P पॉइंट, ठीक है। एक बार दोबारा से बता देता हूं। ये कह रहे हैं एक पॉइंट है Q, एक हमने पॉइंट मान लिया Q, द लेंथ ऑफ टेंजेंट टू ए सर्कल इज 24 सेंटीमीटर। ये कह रहे हैं Q पॉइंट से जो टेंजेंट है हमारी उसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। एंड द डिस्टेंस ऑफ Q फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से जो Q की डिस्टेंस है वो है 25 सेंटीमीटर। वी हैव टू फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल दैट इज OP। OP हमें बताना है इसमें, ठीक है। तो सबसे पहले हमें एक बात पता है कि रेडियस और टेंजेंट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पे 90 डिग्री एंगल बनाते हैं। हमने थ्योरम पढ़ रखी है इसमें, थ्योरम नंबर 10.1 इस चैप्टर में। तो हम लिख सकते हैं इन ट्राइंगल OPQ, OP इज परपेंडिकुलर ऑन PQ। OP जो है वो PQ पर क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। क्यों होगा परपेंडिकुलर, उसका रीजन हमें कैसे देना है, हम उसका रीजन ऐसे लिखेंगे, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। आप पूरा भी लिख सकते हैं, आप इतना भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये OP जो है वो परपेंडिकुलर होगी PQ पर। अगर ये परपेंडिकुलर होगी तो पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूं मैं इस ट्रायंगल में, जिसमें मुझे 2 साइड पता है, तो थर्ड साइड हम फाइंड कर सकते हैं। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम मैं यहां पर लिख सकता हूं, बाय पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस 90 डिग्री के सामने होता है हाइपोटेनस, तो हम लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर दैट इज PQ का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर यानी कि OP का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वैल्यूज पुट करनी है, तो वैल्यूज आपको ध्यान से पुट करनी है। देखो हाइपोटेनस है OQ जो हमें 25 दिया था, 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू PQ कितना है, 24 का स्क्वायर यहाँ पर आएगा प्लस OP इज नॉट गिवन, यही तो रेडियस है, ठीक है। तो अब स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 625, ये आएगा 576 प्लस OP स्क्वायर। 576 को इधर ले आएंगे तो ये सब्ट्रैक्शन में आ जाएगा, 625 माइनस 576 इज इक्वल टू OP स्क्वायर। ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आएगा हमारे पास 49, ये हो गया हमारा OP स्क्वायर के इक्वल।
जब हमें ओपी की वैल्यू निकालनी है तो स्क्वायर को जब इधर से हटाएंगे तो दूसरी तरफ अंडर रूट लगता है और प्लस और माइनस की दो वैल्यूज आती हैं। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ओपी की वैल्यू कितनी आएगी, अंडर रूट 49 प्लस माइनस की दो वैल्यूज। लेकिन हम इस केस में सिर्फ और सिर्फ प्लस की वैल्यू ही लेंगे। हमें पता है 49 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 7, ठीक है। तो ओपी जो आएगा 7 सेंटीमीटर आएगा। हमें नेगेटिव वैल्यूज नहीं लेनी है। क्यों नहीं लेनी है, क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या होगा, 7 सेंटीमीटर। चलिए, तो ये लिखा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 2। इन फिगर इफ टीपी एंड टी क्यू, आप इस फिगर में देख सकते हैं टीपी एंड टी क्यू आर टू टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, सो दैट एंगल POQ इज 110, इट इज गिवन। ये गिवन दिया हुआ है आपको 110 डिग्री का, और आपको बताना क्या है, फाइंड एंगल PTQ। आपको बताना है PTQ, ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। अब देखिए जरा ध्यान से, तो मैं आपको बार बार स्पेशली ये बात बोलता हूं कि आपको हर एक थ्योरम, दोनों थ्योरम है इस चैप्टर में, दोनों आपको अच्छे से आनी चाहिए, ठीक है। वो दो थ्योरम्स अगर आपको अच्छे से आती हैं तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी क्वेश्चन को करने में, ठीक है। चलो देखते हैं। हमें जैसा कि पता है, हमने फर्स्ट थ्योरम पढ़ी थी कि ये रेडियस है और ये टेंजेंट है PT टेंजेंट और OP रेडियस, ये दोनों क्या बनाएंगी, जहां पर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वहां पर बनाएंगे क्या, 90 डिग्री एंगल। तो मैं लिख सकता हूं एंगल 1 जो होगा वो 90 डिग्री होगा। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये भी रेडियस है और ये टेंजेंट है, तो यहाँ पर भी एंगल 2 भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। और हमें बताना क्या है, ये वाला एंगल, लेट अस सपोज दिस इज एंगल नंबर 3। मुझे सिर्फ इतना लिखना है, PT परपेंडिकुलर ऑन OQ, सेम रीजन दिस QT परपेंडिकुलर OQ। एक साथ इन दोनों का रीजन दे देते हैं, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। आप पूरा भी लिख सकते हो, इतना भी लिख सकते हो, ठीक है। जो टेंजेंट होती है वो रेडियस के परपेंडिकुलर होती है। तो मेरे को एक बात पता है, ये क्या बन रहा है, ये एक फिगर है क्वाड्रिलेटरल, 4 साइड आ रही है इसमें। तो इन क्वाड्रिलेटरल PTQO, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल होता है हमारे सामने, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस ये वाला एंगल, ये एंगल का नाम है POQ। तो एंगल लिख लो यहाँ पर POQ। इन सभी एंगल को मिला के आएगा 360 डिग्री। ये होती है एंगल सम प्रॉपर्टी, मैंने लिख दिया ASP शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है, एंगल सम प्रॉपर्टी। तो एंगल सम प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग चले तो एंगल नंबर 1 ये क्या होगा हमारा, 90 डिग्री। अभी मैंने बताया था ना ये परपेंडिकुलर्स हैं, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होता है, ये भी 90 और ये भी 90। तो एंगल 1 की जगह भी 90 रख देंगे, 2 की जगह भी 90 रख देंगे, और 3 एंगल हमें फाइंड करना है, और POQ हमें कितना दिया है, 110 डिग्री इज इक्वल टू 360। 90 प्लस 90 कितना हो जाएगा, 180, है ना। 180 प्लस 110 कितना हो जाएगा, 290 डिग्री प्लस एंगल 3 इक्वल्स टू 360 डिग्री। तो यहां से एंगल 3 कितना आ जाएगा, 360 डिग्री माइनस 290 डिग्री, दैट इज 70 डिग्री। तो एंगल 3 यानी कि मेरे पास एंगल 3 क्या नाम है इसका, PTQ। तो यहां पर मैं लिखूंगा सो एंगल PTQ इज इक्वल टू 70 डिग्री। ये हो गया हमारा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 3। इसमें कह रहे हैं इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P टू ए सर्कल विद सेंटर O। तो हम सबसे पहले एक सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। अब इन्होंने बोला इस सर्कल में एक सेंटर क्या है, O। देखो लिखा हुआ है सर्कल का सेंटर O। इफ टेंजेंट्स PA एंड PB, एक P पॉइंट से हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं, एक टेंजेंट होगी PA और दूसरी टेंजेंट होगी PB। तो इसको पॉइंट को ले लो A और इसको मान लो B, ठीक है। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। मतलब ये दोनों टेंजेंट्स जो हैं, देखो लिखा है ना, इफ टेंजेंट्स PA एंड PB फ्रॉम ए पॉइंट P, मतलब एक पॉइंट P है, यहाँ से दो टेंजेंट है PA और PB इस सर्कल पर जिसका सेंटर है O। आर इंक्लाइन टू ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 80 डिग्री, मतलब ये दोनों टेंजेंट जो हैं वो 80 डिग्री पर इंक्लाइन है, मतलब 80 डिग्री यहाँ पर एंगल है। देन POA इज इक्वल टू डैश। हमें बताना है POA। इसको बताने के लिए मुझे इसको ज्वाइन करना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास एंगल आएगा। इसको भी ज्वाइन करना पड़ेगा, ठीक है, और इसको भी ज्वाइन कर लेता हूं मैं। देखो अब बताओ POA एंगल कहां पर आएगा, यहां पर आएगा POA, यानी कि ये वाला एंगल मुझे बताना है, ये वाला एंगल मुझे बताना है, ठीक है। तो हम जरा ध्यान से देखें, हमें ये पूरा एंगल दिया हुआ है, ठीक है।
तो सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, हमें जो हमने थ्योरम पढ़ी है उनको लगाना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे लगाएंगे, सबसे पहले देखो इस ट्राइंगल को, ये है O पॉइंट, ये है A पॉइंट और ये P पॉइंट। तो ऊपर वाला ट्राइंगल अगर हम देखें और नीचे वाला ट्राइंगल अगर हम देखें, अगर हम इन दोनों ट्राइंगल को कर लें कॉन्ग्रेंट, कॉन्ग्रेंट मीन्स अगर ये कॉन्ग्रेंट हो गए तो हम CPCT से हम इसके सारे पार्ट्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, CPCT का मतलब क्या होता है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल। तो हम CPCT की हेल्प से ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल कर सकते हैं, हाफ हाफ, 80 का हाफ हो जाएगा, ये 40, ये 40। तो क्वेश्चन बहुत ही सिंपल, ये वाला एंगल आ गया, ये वाला एंगल मेरे को थ्योरम से फाइंड करना है और ये वाला एंगल मैं फिर एंगल सम प्रॉपर्टी से फाइंड कर लूंगा। तो हमने क्वेश्चन को समझ लिया एक ओवरव्यू से लेके, अब हम देखते हैं कैसे करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हम लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल POA एंड ट्राइंगल POB। हमने दो ट्राइंगल सेलेक्ट कर लिए, इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रेंट कैसे कर सकते हैं, मैंने अभी आपको बताया ना कॉन्ग्रेंट करेंगे। तो कैसे करेंगे कॉन्ग्रेंट, हम देखते हैं इनमें OP जो है वो कॉमन है दोनों ही ट्राइंगल में, तो मैं लिख लेता हूं OP इज इक्वल टू OP, ये क्या हो गया कॉमन, ठीक है। सेकेंड थिंग देखो, नीचे वाले ट्राइंगल में बात करूं तो OB है, ऊपर वाले ट्राइंगल में बात करूं तो OA है, ठीक है। तो दोनों में ही ये रेडियस का काम कर रही है, OB भी रेडियस है और OA भी रेडियस है, तो हम लिख सकते हैं OA एंड OB बोथ आर रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। और थर्ड वाली जो हमारे पास ये है PB और PA, हमने जो थ्योरम नंबर 2 पढ़ी थी उसमें हमने यही पढ़ा था कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट्स ड्रॉ करते हैं किसी सर्कल पर तो वो दोनों टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है। तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ PA इज इक्वल्स टू PB, ठीक है। इसको ऐसे लिखो, क्योंकि हमने जो ये ट्राइंगल सेलेक्ट करा है इसमें PA यहाँ पर आ रहा है, तो PA लिखेंगे पहले, PB लिखेंगे बाद में, ठीक है। तो PA इक्वल टू PB, यहाँ पर लिखूंगा लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन, लेंथ ऑफ टेंजेंट्स ड्रॉन टू ए सर्कल आर इक्वल। तो जो टेंजेंट्स की लेंथ होती है वो इक्वल होती है। तो बाय SSS कॉन्ग्रेंसी, ट्रिपल S कॉन्ग्रेंसी से मैं क्या लिख सकता हूं कि जो ट्राइंगल POA है वो कॉन्ग्रेंट हो गया ट्राइंगल POB के, हो गया कॉन्ग्रेंट। और जब ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हो गया तो CPCT से हम लिख सकते हैं ये वाला एंगल नंबर 1 मान लो इसको, और इसको मान लो एंगल नंबर 2, ये दोनों ही इक्वल लिख सकते हैं हम, यानी कि एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 लिख सकता हूं बाय CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल आर इक्वल, तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 2। और जब पूरा एंगल 80 डिग्री था तो हाफ हाफ मतलब आधा आधा में डिवाइड हो गया, 40-40 लिख सकते हैं, इक्वल टू कितना हो जाएगा 40 डिग्री। सिंस हमें पता है कि APB जो एंगल है, एंगल APB वो कितना था 80 डिग्री, तो ये दोनों एंगल कितने कितने हो जाएंगे 40-40, बिकॉज बोथ आर इक्वल, एंगल 1 और 2 इक्वल है, तो इसका मतलब 80 का हाफ कर लो 40-40। अब देखो जरा ध्यान से, मेरे पास ये वाला एंगल आ चुका है 40, ठीक है। तो अगर मैं ऊपर वाले ट्राइंगल की बात करूं, ये वाला एंगल मेरे पास आ गया 40, और ये वाला एंगल कितना होता है, हमने अभी प्रीवियस क्वेश्चंस में देखा था कि ये वाला एंगल होता है 90, क्योंकि ये बन रहा है रेडियस और ये है टेंजेंट, टेंजेंट और रेडियस के बीच में एंगल होता है 90 डिग्री। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एंगल 3 लिख लेते हैं इसको, ठीक है। यहां पर हम लिखते हैं सिंस PA इज परपेंडिकुलर ऑन OA लाइन, ठीक है। इसका रीजन क्या देंगे, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ये हमारी थ्योरम नंबर 1 थी। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि जो एंगल नंबर 3 है वो कितना होगा 90 डिग्री होगा। अब देखो सिंपल सा क्वेश्चन, यहां से मेरे पास 1 एंगल भी आ चुका है, ये वाला एंगल कितना होगा 40, ये वाला एंगल कितना होगा 90, इन तीनों एंगल का सम कितना होता है। अगर मैं ट्राइंगल देखूं, इन ट्राइंगल PAO एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल दिस वन, इसका नाम भी लिख लो 4, ठीक है। 1, 3 और 4, इन तीनों का सम कितना होगा 180 डिग्री। रीजन क्या होगा, बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्राइंगल, आप पूरा भी लिख सकते हैं, ठीक है। जहां पर मैंने 1 एंगल फाइंड कर लिया था 40 डिग्री, यहां पर हमने 1 एंगल फाइंड कर लिया था। एंगल 3 हमने अभी लिखा 90 डिग्री होगा थ्योरम से, ठीक है। तो 3 को लिखेंगे 90 डिग्री। अब हमें एंगल 4 फाइंड करना है,
तो हमें ये वाला एंगल बताना था। आप देख सकते हैं POA क्वेश्चन में, देखो हमें POA एंगल बताना था, तो यहाँ पर एंगल हमारा 4 POA ही है। इन दोनों को ऐड करो, ये आएगा 130 डिग्री प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। यहाँ से एंगल 4 कितना आ जाएगा, 180 माइनस 130 कितना होगा, 50 डिग्री। तो मेरा आंसर आ गया एंगल POA इज 50 डिग्री। ये हमारा एंगल 4 के नाम से था, ठीक है। तो POA हमारा आ गया 50 डिग्री। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। तो स्टूडेंट्स ये हमारे सामने क्वेश्चन नंबर 4। प्रूव दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। तो मैं सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ कर लेता हूं। ये क्या बोल रहे हैं कि जो डायमीटर के एंड्स हैं, सबसे पहले एक डायमीटर क्या होता है वो देखो, वो लाइन जो सेंटर से पास कर रही होती है, ठीक है, और रेडियस की डबल होती है। ये डायमीटर सबको पता होगा। तो मैं मान लेता हूं एक डायमीटर है AB। AB एक क्या है, डायमीटर है, ठीक है, सर्कल की डायमीटर। हमें प्रूफ करना है द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ द डायमीटर। डायमीटर के एंड्स पे अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर दूं, ये देखो डायमीटर के दो एंड्स थे हमारे पास, एक A था और एक B था, दोनों से मैंने एक टेंजेंट्स ड्रॉ कर दी, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। तो टेंजेंट्स एट द एंड ऑफ द डायमीटर ऑफ ए सर्कल आर पैरेलल। हमें प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट क्या होंगी, पैरेलल होंगी, ठीक है। तो एक टेंजेंट का नाम दे देते हैं PQ और एक का नाम दे देते हैं RS। ये हो गया B पॉइंट और ये हो गया हमारा A पॉइंट, ये हो गया हमारा सेंटर। फिगर हमने ड्रॉ कर ली। हमें प्रूफ करना है कि दोनों टेंजेंट्स आपस में पैरेलल होंगी। तो यहां पर मैं लिख लेता हूं, टू प्रूव हमें क्या करना है कि PQ इज पैरेलल टू RS। तो हमें PQ लाइन और RS लाइन क्या प्रूफ करनी है, पैरेलल प्रूफ करनी है। और हमने क्लास 9th में एक बात पढ़ी थी कि कभी भी हमें लाइन पैरेलल करनी हो, अगर हम ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल कर दें, ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल कर दें, तो हम बोल सकते हैं कि वो लाइंस आपस में पैरेलल होंगी। तो इस क्वेश्चन में हमें एक बात पता है कि ये OA क्या है, ये है रेडियस। तो मैं यहां पर प्रूफ डाल के लिखता हूं, OA इज परपेंडिकुलर ऑन विच लाइन, PQ लाइन, ठीक है। क्यों होगा, थ्योरम से होगा। हमने थ्योरम पढ़ी है कि रेडियस और टेंजेंट क्या बनाते हैं, 90 डिग्री एंगल बनाते हैं, ठीक है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं कि एंगल PAO जो होगा हमारा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। यहां पर रीजन दे देते हैं, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, ठीक है, एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। सिमिलरली जैसे हमारा ये वाला एंगल PAO 90 हुआ, इसी तरीके से हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल OBS ये भी 90 होगा। क्यों लिखेंगे, क्योंकि OB इज परपेंडिकुलर टू, यहां पर लिखेंगे सिमिलरली OB इज परपेंडिकुलर ऑन RS, क्योंकि ये भी क्या है, रेडियस है और ये क्या है, टेंजेंट है। तो यहां पर मैं लिख सकता हूं एंगल OBS इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ठीक है, लिख सकता हूं। रीजन सेम यही आएगा, यहां पर टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। देखो यहां पर ये एंगल 90 है और यहां पर ये एंगल 90 है, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर आपने इधर से यहां पर लिया तो इधर से यहां वाला एंगल क्यों लिया, इधर से भी आप ये वाला एंगल लेते। अगर हम इधर वाला एंगल भी लिख दें 90 तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, तब हम लिख देंगे को इंटीरियर से सम 180 होता है, तो भी लाइन पैरेलल होती है, ठीक है। फिलहाल मैंने लिखा ये पैरेलल लाइन, ये सॉरी ये रेडियस है, ये टेंजेंट है तो 90 डिग्री, ये रेडियस है और ये टेंजेंट है तो ये 90 डिग्री। अगर ये 90 हो गया, सो फॉर द लाइंस PQ and RS and tangent AB, this angle, यहां पर मैं इस एंगल को PAO को PAB भी लिख सकता हूं, एक ही बात है। देखो इस एंगल को लिखना है ना, तो PAO लिख लो या PAB लिख लो, बात तो एक ही है। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं एंगल PAB इज इक्वल टू एंगल, इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं SBA, या ऐसे लिख लो ABS, है ना, ABS। ये दोनों क्या होंगे, 90 होंगे, ईच 90 डिग्री, है ना, बोथ आर इक्वल। तो हम लिख सकते हैं इफ ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, सो लाइन्स आर पैरेलल। तो यहां पर अगर ऑल्टरनेट एंगल्स इक्वल हो गए तो हम लिख सकते हैं कि PQ पैरेलल टू RS। ये हो गया हमारा प्रूफ।
ठीक है, तो हमारा हो गया प्रूफ। सिंपल सा क्वेश्चन था, इसको मैंने बस ऐसे लिखा, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये 90, रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, ये 90, ठीक है, दोनों थ्योरम से 90 हो गए। फिर मैंने लिखा ये दोनों ऑल्टरनेट एंगल हैं और दोनों ही 90 डिग्री हैं, सेम सेम है, ऑल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल सो लाइन्स आर पैरेलल। तो ये था इसका सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 5। इस क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द परपेंडिकुलर एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट टू द टेंजेंट टू ए सर्कल पासेस थ्रू द सेंटर। इसका मतलब क्या है कि अगर हम पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, यहाँ पर मैं मान लेता हूँ पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट मान लिया हमने P, ठीक है, अगर मैं P से परपेंडिकुलर बनाऊँ तो मुझे ये प्रूफ करना है कि वो जो परपेंडिकुलर होगा वो हमारे सर्कल के सेंटर से पास करेगा, ठीक है, पासेस थ्रू दी सेंटर, हमें ये प्रूफ करना है। तो मैं मान लेता हूँ इस क्वेश्चन में गिवन लिख लेते हैं पहले, गिवन क्या होगा इस क्वेश्चन में, ए सर्कल विद सेंटर O एंड टेंजेंट AB एंड P इज दी पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है, तो ये होगा हमारा गिवन। हमें प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ हमें क्या करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि जो हमारी परपेंडिकुलर होगी, परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू द सेंटर, ये प्रूफ करना है हमें, ठीक है। अब देखो कैसे करेंगे, मैं एक काम करता हूँ, मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ और मान लेता हूँ ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ठीक है, मैं मान लेता हूँ इसको M पॉइंट और मैं लिखता हूँ लेट अस सपोज कि ये 90 डिग्री है, ठीक है, वैसे हमें दिख रहा है 90 नहीं है, लेकिन हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से करेंगे इस क्वेश्चन को, ठीक है। मैं मान लेता हूँ कि ये जो MP लाइन है ये है परपेंडिकुलर AB टेंजेंट पर, ठीक है। देखो मैं यहाँ पर मान लूँगा एंगल MPB इज इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रॉ करी है MP और मैंने इसको मान लिया कि वो क्या है, परपेंडिकुलर है AB लाइन पर, ठीक है, हमारी एक AB टेंजेंट पर परपेंडिकुलर है। चलो अब हम देखते हैं कि हमने क्या पढ़ा था एक्चुअल में, हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें हमने ये पढ़ा था कि जो ये रेडियस होती है, रेडियस यानी कि OP, ये जो रेडियस है ये परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट के, ठीक है। तो इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1, और जो हमने पढ़ा था अब तक OPB इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, ये हमने अब तक पढ़ा था, ठीक है, थ्योरम्स में। तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, हमने पढ़ा था टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि जो टेंजेंट और रेडियस होती है वो 90 डिग्री बनाती है, तो इस हिसाब से तो हमारा OP भी एंगल 90 होना चाहिए, ठीक है। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम क्या लिख सकते हैं, दोनों ही एंगल 90 90 है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ MPB इक्वल्स टू एंगल OPB, ठीक है। इन दोनों इक्वेशन को देखें, दोनों 90 के इक्वल थे, तो दोनों ही क्या होंगे, इक्वल होंगे। अच्छा चलो एक मेरी बात सुनो, यहाँ पर देखो, कभी ऐसा पॉसिबल है किसी एक स्ट्रेट लाइन पर, मैं यहाँ पर मान लो परपेंडिकुलर बना रहा हूँ, मैंने 90 डिग्री बना लिया, ठीक है, क्या ऐसा पॉसिबल है इसी पॉइंट से, सेम पॉइंट से कोई और परपेंडिकुलर बना सकता हूँ मैं यहीं पर, क्या मैं इधर परपेंडिकुलर बना सकता हूँ क्या, नहीं, ऐसा पॉसिबल नहीं है। क्या मैं ये परपेंडिकुलर बना सकता हूँ, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर एक ही परपेंडिकुलर पॉसिबल है, ठीक है, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो हम ये कह सकते हैं कि ये वाली जो लाइन होगी ये एंगल कम बनाएगी 90 से, देखो ये तो एक्यूट एंगल है और ये पूरा 90 है यहाँ तक, है ना, तो ये जो लाइन है ये एंगल कम बनाएगी। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जो MPB एंगल होगा, यहाँ पर हमें फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से तो ये पता लगा कि ये 90 के इक्वल होगा, लेकिन सही मायने में हमें ये पता है कि ये जो है 90 से एंगल कम बनाएगी, ठीक है। सो इट इज ओनली पॉसिबल, ये तभी और सिर्फ तभी पॉसिबल होगा, ये कंडीशन सिर्फ तभी पॉसिबल हो सकती है जब ये वाली MP लाइन, जो हमारी MP लाइन है, ये इसके ऊपर कोइंसाइड कर जाए। समझ में आई बात। देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ये हमने 90 हमने मान लिया था, ठीक है, इसमें हम कॉन्ट्राडिक्शन मेथड लगाते हैं। हमने इसमें मान लिया था कि ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है, यहाँ पर लिखा है देखो क्वेश्चन नंबर 1 में, लेकिन हमने जो थ्योरम पढ़ी थी उसमें पता था कि OP परपेंडिकुलर होता है,
ठीक है, रेडियस परपेंडिकुलर होती है, तो इसके हिसाब से तो ये वाली इक्वेशन आनी चाहिए। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर मैं देखूं तो ये दोनों एंगल तो इक्वल होंगे 90 के, लेकिन ऐसा पॉसिबल है? ऐसा पॉसिबल नहीं है, ये तो छोटा दिख रहा है हमें, ठीक है। ये ऐसा कब पॉसिबल होगा? एक ही पॉइंट से ये जो है परपेंडिकुलर यही पॉसिबल है, ठीक है। तो ये वाली लाइन जब इसके ऊपर कोइंसाइड करेगी तभी सिर्फ ऐसा पॉसिबल होगा। तो मैं लिख सकता हूं इट इज ओनली पॉसिबल, दिस कंडीशन इज ओनली पॉसिबल व्हेन MP कोइंसाइड्स OP, ठीक है। जब MP कोइंसाइड मतलब एक के ऊपर एक आना, ठीक है। तो MP लाइन जब OP लाइन के ऊपर आएगी तभी ऐसा पॉसिबल होगा कि दोनों 90 हो सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या कहेंगे, अब हम सिर्फ ये लिखेंगे, सो वी कैन से दैट परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू द सेंटर, वो सेंटर से ही पास करेगा। तो हम लिख सकते हैं सो परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पासेस थ्रू द सेंटर। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। तो ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने लिखा हुआ है, इसमें लिखा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल इज 4 सेंटीमीटर। देखो इस क्वेश्चन में हमें क्वेश्चन को पढ़ के, जैसे ही फिगर नहीं दी हुई होगी, फिगर हमें खुद बनानी है वहां पर, तो हमें फिगर कैसे बनानी है, गड़बड़ सबसे ज्यादा कहाँ होती है, 5 और 4 कहाँ पर आएगा ये देखने में, क्योंकि क्वेश्चन कंफ्यूजिंग किस तरह से हुआ है। क्वेश्चन में लिखा है द लेंथ ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट ए एट ए डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर, मतलब इन्होंने क्या बताया, जो ए पॉइंट है वो 5 सेंटीमीटर दूर है फ्रॉम दी सेंटर। एक ए पॉइंट है जो सेंटर से 5 सेंटीमीटर दूर है, ठीक है। आगे बोल रहे हैं इज 4 सेंटीमीटर, इसका मतलब क्या है इज 4 सेंटीमीटर, ये कह रहे हैं जो लेंथ है टेंजेंट की वो है 4 सेंटीमीटर, यानी कि टेंजेंट की लेंथ है 4 सेंटीमीटर। तो सॉल्यूशन बहुत ही आसान है, हमें पता है कि जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट होती है वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करती है, हमने पढ़ रखा है। तो हम लिखेंगे OB परपेंडिकुलर ऑन AB, ठीक है। थ्योरम लगेगी यहाँ पर टेंजेंट इस परपेंडिकुलर टू दी रेडियस, मतलब 90 डिग्री फॉर्म कर रहे हैं, तो ठीक है। अब देखते हैं हम इन ट्राइंगल AOB बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर हम इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा दें तो हमारा क्वेश्चन बिल्कुल खत्म। ध्यान से देखना, 90 डिग्री के सामने क्या होता है, हाइपोटेन्यूज, तो इसका मतलब OA जो होगा हमारा हाइपोटेन्यूज होगा OA स्क्वायर इज इक्वल्स टू OB स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। ये वाला फॉर्मूला लगाया मैंने यहाँ पर, पाइथागोरस थ्योरम लगाई, मतलब OA 5 सेंटीमीटर गिवन है, OB मतलब रेडियस है, और AB क्या है, AB क्या है 4, यहाँ आएगा 4 का स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा 5 का स्क्वायर 25, ये इधर आके 4 का स्क्वायर माइनस हो जाएगा, प्लस में है ना, तो लेफ्ट हैंड साइड लेके आएंगे तो 4 का स्क्वायर 16 हो गया, माइनस में ये कितना आ जाएगा 9, यानी कि OB की लेंथ कितनी आ जाएगी, यहाँ से स्क्वायर को हटाओ, इस तरफ अंडर रूट लगाओ, तो अंडर रूट 9 कितना होता है 3, तो OB की लेंथ हो जाएगी हमारी 3 सेंटीमीटर। ये हमारा आंसर, ये हमारी रेडियस आ चुकी है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो स्टूडेंट्स ये लिखा है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, इसमें क्या कह रहे हैं, 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स आर ऑफ रेडियाई 5 सेंटीमीटर एंड 3 सेंटीमीटर। देखो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का मतलब क्या होता है, 2 सर्कल एक के अंदर एक, ठीक है, जिनका सेंटर सेम होना चाहिए, एक ही सेंटर से हम 2 सर्कल ड्रॉ करें अगर, ठीक है, तो इनको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो ये बोल रहे हैं इनकी रेडियाई दी हुई है 5 सेंटीमीटर और 3 सेंटीमीटर, यानी कि जो बड़े वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी होगी 5 सेंटीमीटर, जो छोटे वाला सर्कल है उसकी रेडियस कितनी होगी 3 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड टू द लार्जर सर्कल, मतलब हमें एक लेंथ बतानी है कॉर्ड की, लार्जर सर्कल की कॉर्ड होनी चाहिए, मतलब बड़े वाला सर्कल है उसकी तो होनी चाहिए कॉर्ड, ठीक है, विच टचेज दी स्मॉलर सर्कल, जो हमारे छोटे वाले सर्कल को टच कर रही होगी, ठीक है, मतलब बड़े वाले सर्कल के लिए तो वो कॉर्ड होगी और छोटे वाले सर्कल को वो टच कर रही होगी। तो मेरे को कोई फिगर गिवन नहीं थी इस क्वेश्चन में, तो मैंने सबसे पहले 2 सर्कल ड्रॉ करे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। अब इन्होंने बोला कि मेरे को कॉर्ड की लेंथ फाइंड करनी है जो बड़े सर्कल की कॉर्ड है, ये देखो बड़े वाले सर्कल की कॉर्ड है, ये है ना कॉर्ड है, और ये छोटे वाले सर्कल को इस पॉइंट पे टच कर रही है, ठीक है ना। देखो इन्होंने बोला फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ द लार्जर सर्कल, मतलब बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड। कॉर्ड का मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, कॉर्ड क्या होती है, एक लाइन जो हमारे सर्कल को 2 पॉइंट पे टच करती है, ठीक है,
ये देखो ये है कॉर्ड, तो बड़े वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है देखो, और ये छोटे वाले सर्कल को भी टच कर रही है, ठीक है। तो अब मेरे को क्या बताना है, मुझे इस कॉर्ड की लेंथ बतानी है। मैं मान लेता हूँ ए बी, मैंने मान लिया कॉर्ड का नाम क्या है ए बी। इस ए बी की हमें बतानी है लेंथ, ठीक है। सेंटर को हम मान लेते हैं ओ। अच्छा, इन्होंने कहा था बड़े वाले सर्कल की रेडियस कितनी है, देखो सेंटर से लेके सर्कल तक की डिस्टेंस को बोलते हैं रेडियस। ये रेडियस गिवन थी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। और छोटे वाले सर्कल की अगर मैं रेडियस लिखूँ, यहाँ से यहाँ तक होगी, सेंटर से लेके यहाँ तक होगी रेडियस, ठीक है। ये कितनी गिवन थी 3, तो यहाँ पर लिख लेते हैं 3 सेंटीमीटर। अब मैं इसको इससे भी ज्वाइन कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ मैं अभी बताता हूँ। मेरे को फाइंड करना है ए से बी तक की लेंथ, इस पॉइंट को जहाँ पे टच कर रहा है पी मान लेते हैं, ठीक है। ए पी अगर मैं फाइंड कर लूँ, सिमिलरली अगर पी भी फाइंड कर लूँ, तो दोनों को ऐड कर दूँ तो ए बी आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलो हम कैसे लिखेंगे गिवन में, सबसे पहले हम लिखेंगे इन गिवन में 2 सर्कल्स C1 एंड C2। मैंने 2 सर्कल मान लिए C1 एंड C2, 2 सर्कल मान लिए अलग अलग, ठीक है। OA इज द रेडियस ऑफ, इस तरह लिखते हैं एक्सप्लेनेशन, ठीक है, तभी गिवन टू प्रूफ के मार्क्स में मिलते हैं। OA इज द रेडियस ऑफ सर्कल C2, ठीक है। OA जो रेडियस है वो C2 मतलब बड़े वाले सर्कल की रेडियस है, ठीक है। और OP जो रेडियस है वो क्या है, OP इज द रेडियस ऑफ C1, सर्कल C1 भी लिख सकते हो आप, ठीक है। यहाँ पर सर्कल C2 और सर्कल C1 लिख सकते हो, सर्कल C1 और सर्कल C2 है ना, इस तरह से नाम लिख सकते हो, देख सकते हो आप। OP जो है वो रेडियस है छोटे वाले C1 सर्कल की, और OA ये क्या है, रेडियस है बड़े वाले सर्कल की, ठीक है, मैंने लिख दिया। अब क्या देखना है, हमें एक बात पता है कि जो रेडियस होती है और जो टेंजेंट होती है वो 90 डिग्री फॉर्म करती है या नहीं करती, बताओ। हमने थ्योरम से पढ़ा था कि जो रेडियस होगी और जो टेंजेंट होगी वो 90 डिग्री एंगल फॉर्म करेगी, और ये वाला 90 है तो इस तरफ ये वाला भी 90 होगा, ठीक है, लीनियर पेयर से। चलो हमें प्रूफ क्या करना है, हमें निकालनी है लेंथ। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ टू फाइंड, हमें फाइंड क्या करना है, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है हमें, ए बी की लेंथ फाइंड करनी है, ठीक है। तो हम प्रूफ कैसे स्टार्ट करेंगे, देखो अगर मैं ये लिखूंगा पहले OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB, सबसे पहले मैं तो ये लिखूंगा OP इज परपेंडिकुलर ऑन AB। रीजन क्या होगा कि टेंजेंट एंड रेडियस इज परपेंडिकुलर, ठीक है। ये परपेंडिकुलर होती हैं, थ्योरम हमने पढ़ी थी। तो OP जब AB के परपेंडिकुलर होगा तो मैं इस ट्राइंगल में अगर बात करूं OPA, इस ट्राइंगल में अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा दूं, इन ट्राइंगल OPA बाय पाइथागोरस थ्योरम, अगर मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाऊं तो मैं क्या निकाल सकता हूं इससे, मैं A से P तक की डिस्टेंस फाइंड कर सकता हूं। तो पाइथागोरस लगाएंगे तो 90 के ठीक सामने हाइपोटेनस आता है, तो हम लिखेंगे हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, बेस यानी कि AP, बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ से मैं लिखूंगा OA कितना गिवन है क्वेश्चन में 5 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP गिवन नहीं है, AP हमें फाइंड करना है, OP हमें पता है 3 का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 25 हो जाएगा 5 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, यहाँ के हो जाएगा -9, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, 25 में से 9 के 16 इज इक्वल्स टू AP स्क्वायर। स्क्वायर यहाँ से रिमूव करेंगे तो यहाँ पर लगेगा अंडर रूट, और 16 का अंडर रूट कितना होता है, 16 का अंडर रूट होता है 4। तो मेरे पास यहाँ से AP की लेंथ आ जाएगी कितनी, AP आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। अच्छा अब देखो, अब हम सिमिलरली जैसे हमने 5 और 3 ये 90 था, तो हमारे पास ये कितना आ गया, पाइथागोरस थ्योरम से आ गया ये 4, ठीक है। सिमिलरली अगर इस ट्राइंगल में भी लगाएं, ये है 3 और ये है 5, मैं इसको 5 क्यों ले रहा हूँ, क्योंकि ये भी क्या है, ये भी रेडियस है, OB भी हमारी रेडियस है। देखो यहाँ से यहाँ तक 5 था तो यहाँ से यहाँ तक भी 5 होगा, इस ट्राइंगल में लगाऊंगा तो यहाँ से भी 4 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मैं सिमिलरली लिख सकता हूँ, सिमिलरली इन ट्राइंगल OPB बाय पाइथागोरस थ्योरम, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिमिलरली इन ट्राइंगल OPB बाय पाइथागोरस थ्योरम। अगर आप चाहो तो पाइथागोरस थ्योरम लगा के भी दिखा सकते हो, तो पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगा के दिखा देना, थोड़ी सी तो है, 3 लाइनें हैं, ठीक है। अभी मैं लिख रहा हूँ सिमिलरली बाय पाइथागोरस थ्योरम। ये देखो 3 और 5 यहाँ भी सेम साइड्स हैं, ठीक है, तो यहाँ पर भी कितना आएगा, PB आ जाएगा यहाँ से कितना 4 सेंटीमीटर, सेम सिमिलरली लिख दिया मैंने, ठीक है। अब यहाँ से PB आ गया और यहाँ से AP आ गया,
तो मेरे को निकालना है ए से बी तक की डिस्टेंस, तो हमें कैसे निकाल सकते हैं, ए पी प्लस पी बी, दोनों को ऐड कर दो, ए पी प्लस पी बी यानी कि 4 + 4 कितना हो गया 8, तो 8 आ गया हमारे ए बी की लेंथ, यही तो हमें फाइंड करना था, यानी कि मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ 4 + 4 8 होता है, तो 8 आ गया हमारा आंसर। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो स्टूडेंट्स, ये आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या कह रहे हैं, ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। सर्कमस्क्राइब का मतलब होता है क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक सर्कल है, ठीक है। प्रूव दैट ए बी प्लस सी डी, मतलब ये वाली साइड प्लस सामने वाली साइड, अपोजिट साइड का सम, इन दो अपोजिट साइड का सम जो है वो इन दो अपोजिट साइड के सम के इक्वल है। मतलब ए बी और सी डी को अगर ऐड करें और ऐसे ही AD और BC को ऐड करें तो इक्वल आती है, सामने सामने की अपोजिट साइड जो है उनका सम जो है वो इक्वल है, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो बस इसमें एक ही थ्योरम लगनी है और सिंपल सा क्वेश्चन है, और क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट भी है और सिंपल भी है, ठीक है। तो बिल्कुल ध्यान से समझना है। तो देखिए, सबसे पहले तो मेरे को टू प्रूफ मैं लिख लूँगा, सबसे पहले गिवन लिखूँगा। गिवन क्या है, हमें एक सर्कल गिवन है, ठीक है। टू प्रूफ में क्या लिखना है, ये लिखना है सेम टू प्रूफ। तो हम प्रूफ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए जरा ध्यान से, ये पॉइंट है ए, अगर इस पॉइंट से हम सर्कल पर दो टेंजेंट ड्रॉ करें तो दोनों टेंजेंट आपस में कैसी होंगी, इक्वल होंगी। हमने थ्योरम्स पढ़ी हैं दो, एक तो थी परपेंडिकुलर वाली कि रेडियस और टेंजेंट परपेंडिकुलर होती हैं, दूसरी थ्योरम हमने ये पढ़ी थी कि अगर किसी एक्सटर्नल पॉइंट से हम दो टेंजेंट ड्रॉ करें सर्कल पर तो वो इक्वल होती है लेंथ में। मैं दोबारा से रिमाइंड करा देता हूँ, सर्कल पर अगर मैं किसी पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करूँ ऐसे, तो ये दोनों क्या होंगी आपस में, इक्वल, यानी कि यहाँ से यहाँ तक। और अगर मैं बात करूँ AP और AB, ये दोनों ही क्या होंगी, इक्वल होंगी, क्योंकि दोनों क्या है इस सर्कल पर टेंजेंट है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में अगर मैं ध्यान से देखूं, ए पॉइंट को अगर मैं देखूं, ए पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है AP और AS, तो मैं यहां पर लिख सकता हूं AP जो होगा वो किसके इक्वल होगा, AS के, ठीक है। ऐसे ही मैं ये भी लिख सकता हूं BP जो होगा वो BQ के इक्वल होगा, क्योंकि B पॉइंट से वही वाली थ्योरम सेम जो यहां से लगी है, ठीक है। अब इस पॉइंट से देखते हैं, इस पॉइंट से ये वाली टेंजेंट और इस पॉइंट से ये वाली टेंजेंट, सेम सर्कल पर दो टेंजेंट एक ही पॉइंट से, ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगी, इक्वल होंगी। तो मैं लिख लेता हूँ BP इज इक्वल्स टू BQ, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। देखो लिखने को मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा जरूरी बात बता रहा हूँ। इस क्वेश्चन में सबसे ज़्यादा गलती क्या होती है मैं आपको ये भी बता देता हूँ, ठीक है। स्टूडेंट्स कैसे लिखते हैं, देखो बात उनकी भी ठीक है, अगर वो BQ इज इक्वल टू BP लिख देते या BP इज इक्वल टू BQ लिख देते, बात तो सेम है। देखो ये लिखो चाहे ये लिखो, सेम तो है, BP BQ के इक्वल है, ये देख लो यहाँ भी इक्वल है, लेकिन मैंने उल्टा लिख दिया, बात सेम है। लेकिन इस क्वेश्चन में गलत हो जाएगा अगर हम ऐसे लिखेंगे, क्यों, क्योंकि देखो AP प्लस BP, अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो क्या आएगा मेरे पास, AP प्लस BP करके क्या आएगा, AP प्लस BP करके क्या आएगा, AB, ये मेरे प्रूफ में आ रहा है AB, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ध्यान से लिखना है। अगर मैं यहाँ पर BP इधर लिख देता, ध्यान से सुनो, अगर मैं BQ इधर लिख देता और BP उधर लिख देता, तब इन दोनों को ऐड करना, AP प्लस BQ, AP प्लस BQ, ना ये AB बना और ना ये BC बना, कुछ भी नहीं बन रहा, AP में BQ ऐड करके कुछ नहीं बन रहा। तो इसको ठीक से लिखते हैं बस, ठीक है, कि ये भी सोचते रहते हैं कि साथ में AB बन गया, AP प्लस BP करेंगे तो AB बन गया। अब हमें क्या बनाना है, साथ में CD बनाना है। तो CD के लिए हम चलते हैं उस तरफ। सबसे पहले क्या लिखूं, CD बनाने के लिए लिखूंगा CR, C पॉइंट से दो टेंजेंट दिखाई दे रही है CR और CQ, तो मैं लिखूंगा CR इज इक्वल टू CQ, ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन, ठीक है। अब देखो CD बनाने के लिए CR तो आ गया, एक मेरे को DR भी चाहिए, तो D पॉइंट से भी लिख लेते हैं DR इज इक्वल टू DS, DR इज इक्वल टू DS। देखो स्टूडेंट्स बिल्कुल टेंशन मत लो, अभी मैं आपको एक बार जब से रिवाइज कराऊंगा ना इस क्वेश्चन को, पहले पूरा कराऊंगा फिर उसके बाद इसको एक बार रिवाइज कराऊंगा कि कैसे कैसे हुआ, और बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, बस इसका ध्यान रखना था कि लिखना कैसे है, ठीक है। अभी मैं दोबारा बता देता हूँ एक बार। देखो इन चारों का रीजन क्या होगा, एक साथ लिख देंगे रीजन, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं उनकी लेंथ इक्वल होती है, तो इसको लिखना है लेंथ ऑफ ए टेंजेंट drawn from an external point
टू ए सर्कल आर इक्वल, ठीक है, ये इक्वल होती है, ठीक है ना। ये मैंने आपको रीज़न चारों का एक ही रीज़न दे दिया। ऐसा भी हो सकता है आप अलग अलग 4 बार लिखो तो ज़्यादा लेंथी हो जाएगा क्वेश्चन। हमने चारों इक्वेशन को एक साथ लिखा, सेम रीज़न था सबका, ठीक है। अगर हम ए पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो ए पी ए एस के इक्वल होगा। अगर हम बी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो बी पी बी क्यू के इक्वल होगा, ठीक है, सेकेंड इक्वेशन। फिर हम सी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो सी आर सी क्यू के इक्वल होगा। अब हम डी पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं तो डी आर डी एस के इक्वल होगा। हर पॉइंट से हमें 2 टेंजेंट इक्वल इक्वल रखनी है बस, और इन चारों को ऐड करना है। देखो ऐड फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, सारी इक्वेशन को ऐड कर रहा हूँ। इन चारों को ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो ये सब इन दोनों को ऐड करो। ए पी प्लस बी पी कितना हो जाएगा, ए पी प्लस बी पी, साथ में ये भी ऐड करनी है ना, तो प्लस सी आर प्लस डी आर। लिख लिया चारों को, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ऐड कर ली। अब इक्वल टू में राइट हैंड साइड लिख लो। राइट हैंड साइड में है ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। लिख लिया, बस हमारा आंसर आ गया। अब देखो जरा ध्यान से, ए पी प्लस बी पी मिला के क्या बनता है, ए पी प्लस बी पी मिला के बनता है ए बी, तो ए बी बन गया यहाँ से। इन दोनों को मिला के क्या बनता है, सी डी, तो बन गया सी डी। देखते रहो मेरा आंसर आ रहा है, ए बी प्लस सी डी आ गया। इक्वल टू में क्या लाना है हमें, बताओ क्या लाना है, ए डी प्लस बी सी लाना है। तो ए डी देखो कैसे बनेगा, ए डी ए एस और डी एस से मिलके बनेगा, ए एस और डी एस से मिलके, तो ए एस और डी एस से मिलके बनेगा, तो इसको एक साथ लिख लो, ठीक है। और बी क्यू और सी क्यू को एक साथ लिख लो, ठीक है। तो अब अगली लाइन में क्या आंसर आ जाएगा, ए एस प्लस डी एस मिलके बन जाएगा ए डी, बी क्यू और सी क्यू मिलके बन जाएगा बी सी, और मेरा आंसर आ गया, ठीक है। तो ये था सिंपल सा क्वेश्चन, हमें बस ये वाली थ्योरम का यूज़ करना था और 4 बार करना था। मतलब इस पॉइंट से देखो तो ए पी ए एस के इक्वल, इस पॉइंट से देखो तो बी पी बी क्यू के इक्वल, इस पॉइंट से देखो तो सी आर सी क्यू के इक्वल, और इस पॉइंट से देखो तो डी आर डी एस के इक्वल, और इन चारों को ऐड करके मेरा आंसर आ गया। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, क्योंकि इस क्वेश्चन का यूज़ हम 11th क्वेश्चन जो अभी आने वाला क्वेश्चन है आपका 11th क्वेश्चन नंबर, उसमें भी इसका यूज़ होगा, तो इसलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, और वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथ में, ठीक है। चलो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट्स आपके सामने लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 9, और इसकी फिगर भी गिवन है। तो इसमें क्या कह रहे हैं, एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश आर 2 पैरेलल टेंजेंट्स। देखो ये एक्स वाई है और ये एक्स डैश वाई डैश है, ये दोनों पैरेलल टेंजेंट्स हैं टू ए सर्कल विद सेंटर ओ, एक सर्कल जिसका सेंटर ओ है, एंड अनदर टेंजेंट ए बी, और एक और टेंजेंट है जो है ए बी, विद पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट सी। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट वो होता है जहाँ पर टेंजेंट और रेडियस मिलते हैं आपस में, ठीक है। इंटरसेक्टिंग एक्स वाई एट ए, एक्स वाई को ए पर इंटरसेक्ट कर रही है टेंजेंट, और एक्स डैश वाई डैश को बी पर इंटरसेक्ट कर रही है। हमें क्या करना है, प्रूफ एंगल ए ओ बी 90 प्रूफ करना है, ठीक है। ए ओ बी, ये बीच में जो एंगल आ रहा है कंप्लीट एंगल, ये यहाँ तक ए ओ बी एंगल हमें 90 प्रूफ करना है, ठीक है। इस क्वेश्चन में ये गिवन नहीं है, इन्होंने ये चीज़ नहीं दी है, ठीक है। क्वेश्चन में गिवन नहीं है, ये ओ सी हमें खुद ज्वाइन करनी है। देखो गिवन टू प्रूफ तो इसमें कोई भी लिख सकता है। गिवन क्या है, एक सर्कल है, इस पे 2 टेंजेंट है एक्स वाई एंड एक्स डैश वाई डैश, जो इन्होंने बताया हुआ है एक्स डैश वाई डैश एंड एक्स वाई आर दी 2 पैरेलल टेंजेंट्स, और एक और टेंजेंट है ए बी, ठीक है। ये गिवन में लिखना है, और प्रूफ हमें बता ही रखा है इन्होंने, प्रूफ क्या करना है, ये करना है। तो हम प्रूफ से ही स्टार्ट करते हैं। कैसे शुरू करेंगे क्वेश्चन को, सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, हमें ये वाले 2 ट्राइंगल यानी कि पी ओ ए ये वाला ट्राइंगल और ए ओ सी ये वाला ट्राइंगल, ये दोनों ट्राइंगल हमें क्या करना है, कॉन्ग्रेंट करना है, ठीक है। कॉन्ग्रेंट करके हम सी पी सी टी से ये वाला एंगल, ये 1 एंगल 2 एंगल के इक्वल कर देंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इन ट्राइंगल पी ओ ए एंड ट्राइंगल सी ओ ए, इन दोनों ट्राइंगल में हम देखो कॉन्ग्रेंट कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे दिख रहा है ये क्या है, ओ सी क्या है, रेडियस है, ठीक है। ऐसे ही ओ पी क्या है, ये भी रेडियस है, सेम सर्कल की दोनों रेडियस हैं। ओ पी इज इक्वल्स टू ओ सी, रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल, ठीक है। सेकंड देखो ओ ए कॉमन है दोनों में, ठीक है। ओ ए इज इक्वल्स टू ओ ए, ये क्या है, कॉमन फॉर बोथ द सर्कल्स। थर्ड देखो ए पॉइंट से 2 टेंजेंट जो होंगी ए पी और ए सी, ये दोनों इक्वल होंगी, तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ ए पी इज इक्वल्स टू ए सी। रीज़न क्या होगा, टेंजेंट्स
फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, ठीक है, थ्योरम में पढ़ा है ना। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करते हैं वो क्या होती हैं, इक्वल होती हैं। तो AP और AC भी इक्वल हो गया। तो मैं देखूं इस ट्रायंगल में तीनों साइड यानी कि कॉमन और ये वाली टेंजेंट की थ्योरम की वजह से और ये रेडियस, तो तीनों साइड इक्वल हो गई। तो बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी ट्रायंगल POA इज कॉन्करेंट टू ट्रायंगल COA, ठीक है। तो बाय CP/CT हम क्या लिख सकते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो लिख सकता हूँ एंगल 1 2 के इक्वल, यहाँ पर लिखेंगे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। यहाँ से मैंने ये वाले एंगल इक्वल कर लिए, ठीक है। सिमिलरली, बिल्कुल सिमिलर, जैसे ये दो ट्रायंगल कॉन्करेंट करें ऐसे ही ये दो ट्रायंगल करेंगे। तो मैं सिमिलरली लिख देता हूँ, सिमिलरली इन ट्रायंगल, ये देखो COB एंड ट्रायंगल QOB, ये नीचे वाले दो ट्रायंगल में अगर बात करूं सिमिलरली लिखा है मैंने, एंगल यहाँ पर लिख लो 3 इज इक्वल टू एंगल 4। बिल्कुल सेम जो काम हमने ये किया ऐसे ही अगर आगे करें सिमिलरली, तो सिमिलरली लिख के हम लिख सकते हैं कि एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4 होगा, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 1 और ये हो गई मेरी इक्वेशन नंबर 2। अब जरा एक बात ध्यान से सुनो, ये POQ सेंटर से पास होने वाली स्ट्रेट लाइन है, यहाँ पर लिखेंगे एज POQ इज ए स्ट्रेट लाइन। तो ये क्या बनाएगी कि एक स्ट्रेट लाइन पे सारे एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है, ठीक है। तो मैं लिखूंगा POQ इज ए स्ट्रेट लाइन, सो एंगल 1 + 2 + 3 + 4, इन चारों एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। तो यहाँ पर लिख देंगे 180 डिग्री। अब हमें एक बात पता है कि जो हमें एंगल प्रूफ करना है AOB, उसके अंदर सिर्फ इतना आ रहा है, 1 और 3 आ रहा है, ठीक है। तो मेरे को आंसर में 1 और 3 लाना है सिर्फ, क्योंकि ये देखो बोल रहे हैं ना AOB 90 प्रूफ कर दो। तो AOB का मतलब क्या है, AOB का मतलब क्या है, 1 और 3 एंगल, सिर्फ 1 और 3 आना चाहिए मेरे आंसर में। तो 2 की जगह मैं 1 लिख लेता हूँ। देखो जब 1 और 2 इक्वल है तो मैं 2 की जगह भी 1 लिख लेता हूँ, ठीक है। और सिमिलरली 3 4 भी इक्वल है, तो मैं 4 की जगह 3 लिख लेता हूँ। यहाँ से देखो तो मैं 4 की जगह क्या लिख लेता हूँ, 3 लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर रीजन क्या देंगे, फ्रॉम इक्वेशन, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, ये हमने रीजन दे दिया इसका कि वहाँ से हमने इक्वल करे थे ना। तो मैंने 4 की जगह लिखा 3 और 2 की जगह लिखा 1। अब देखो जरा 1 + 1 क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 1, 3 + 3 क्या बन गया, ट्वाइस ऑफ एंगल 3। तो यहाँ पर हम लिखते हैं 1 + 1 मिला के बना ट्वाइस ऑफ एंगल 1 प्लस ट्वाइस ऑफ एंगल 3, ये कितना हो गया 180 डिग्री। अगर इन दोनों में से 2 कॉमन ले लूँ तो अंदर क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 बचेगा, ठीक है। और अब ये 2 कहाँ जाएगा, ये 2 जाएगा डिवाइड में। अब इसको इस साइड लेके जाएंगे तो ये चले जाएगा डिवाइड में। तो 180 को 2 से डिवाइड करो तो 90 आ जाएगा। और 1 + 3 को क्या बोलते हैं, AOB बोलते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा एंगल AOB हमारा 90 डिग्री। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट। अब हमें देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। स्टूडेंट्स अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10। इसमें क्या कह रहे हैं, प्रूव दैट द एंगल बिटवीन द 2 टेंजेंट्स। तो हमें सबसे पहले एक 2 टेंजेंट्स बनानी पड़ेंगी, ठीक है। आगे बढ़ो, लिखा हुआ है ना ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट, किसी एक्सटर्नल पॉइंट P से, मान लेता हूँ P, इससे अगर मैं टेंजेंट्स ड्रॉ कर लूँ सर्कल पर, तो ये क्या कह रहे हैं, द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स, मतलब इन दोनों टेंजेंट्स के बीच में जो एंगल आ रहा है, ठीक है, द एंगल बिटवीन 2 टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल इज सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 2 एंगल्स को जोड़ के 180 आना चाहिए। अब दूसरा एंगल कौन सा होगा, एक एंगल तो इन्होंने बता दिया, आगे पढ़ते हैं। सप्लीमेंट्री टू द एंगल सबटेंडेड बाय द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स ऑफ कॉन्टैक्ट टू द सेंटर। पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट देखो कौन से होते हैं, ये होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट जहां पर टेंजेंट सर्कल को टच करती है, ठीक है। तो ये हम मान लेते हैं A पॉइंट और ये हम मान लेते हैं B पॉइंट। ये कह रहे हैं कि जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन है, सेंटर को ज्वाइन करने वाली लाइन जो है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट से, ये जो एंगल बनाती है, और सामने जो टेंजेंट्स, जो हमने जहाँ से टेंजेंट ड्रॉ करी थी P पॉइंट से,
वहाँ पर इन दोनों को सप्लीमेंट्री प्रूफ करना है, मतलब इन दोनों को ऐड करके 180 लाना है। इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल्स। सप्लीमेंट्री याद रखना, सप्लीमेंट्री मतलब दो एंगल का सम 180। तो हमें प्रूफ करना है एक तो एंगल APB प्लस एंगल AOB, इन दोनों का सम 180 प्रूफ करना है। ठीक है, तो मैं गिवन लिख लेता हूँ। गिवन क्या है क्वेश्चन में, एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल विद सेंटर O। ठीक है, PA एंड PB आर टू टेंजेंट्स। ठीक है, ये PA और PB क्या है, टू टेंजेंट्स हैं। अब क्या लिखना है, प्रूफ क्या करना है हमें क्या प्रूफ करना है, हमें ये प्रूफ करना है कि एंगल AOB प्लस एंगल APB इन दोनों का सम 180 डिग्री प्रूफ करना है। ठीक है, यानी कि ये वाला और ये वाला एंगल जोड़ के कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपको थ्योरम्स आती है। देखो OA ये क्या है, रेडियस, तो मैं लिखूंगा OA इज परपेंडिकुलर ऑन PA। ठीक है, क्योंकि ये रेडियस है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ ये OAP एंगल कितना हो जाएगा, एंगल OAP कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, इसका रीजन क्या लिखेंगे, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस, इसका रीजन हो गया। ठीक है, टेंजेंट और रेडियस क्या होती है, परपेंडिकुलर होती हैं। ऐसे ही OB क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा PB पर, तो यहाँ पर लिखेंगे OB इज परपेंडिकुलर ऑन PB। ठीक है, सेम रीजन देंगे इसका भी, तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ एंगल OBP, एंगल OBP कितना हो जाएगा यहाँ से, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है ना, इसका रीजन भी सेम रीजन लिखेंगे, मैं ऐसे एरो लगा देता हूँ, ये तुम सेम रीजन लिखना है, टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस। तो यहाँ पर मेरे पास दो इक्वेशन आ गई, ये होगा इक्वेशन नंबर 1 और इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, अब देखो जरा PAOB, ये 4 साइड की फिगर आपको दिखाई दे रही है, इसमें क्या है, ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, और हमें पता है PAOB इज ए क्वाड्रिलेटरल, सो बाय एंगल सम प्रॉपर्टी, मैं वहां पर लिख देता हूं। ठीक है, मैं यहां पर कर देता हूं बाय एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। हमें पता है चारों एंगल का सम कितना होता है, क्वाड्रिलेटरल में चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री, यानी कि अगर मैं बात करूं इनको 1 2 3 4 मान लेते हैं। ठीक है, 1, इसको मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3 और इसको मान लेते हैं 4। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एंगल 1 + 2 + 3 + 4, चारों एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री होता है। जबकि मेरे को 2 और 4 तो पता है, तो मेरे को पता है एंगल नंबर 2, ये वाला एंगल 90 अभी मैंने प्रूफ करा था। ठीक है, यहाँ से आप देख सकते हो OAP 90। ठीक है, ऐसे ही एंगल हमें 4 भी पता है, 4 एंगल का नाम क्या है, OBP, ये देखो OBP 90 अभी हमने प्रूफ करा था, तो यहाँ से आ जाएगा 90 डिग्री, 4 एंगल की जगह भी रख दो। अब देखो 90 + 90 कितना हो गया, एंगल 1 + एंगल 3 प्लस इन दोनों को लिख लिया, 90 + 90 कितना हो जाएगा, 180 इज इक्वल टू 360 डिग्री। यहाँ से आ जाएगा एंगल 1 + एंगल 3 इक्वल टू 360 - 180 हो जाएगा, ये 360 - 180 कितना होता है, 180 डिग्री होता है। और एंगल 1 का नाम क्या है, एंगल 1 का नाम है APB, यहाँ पर लिख दो APB। और ऐसे ही एंगल 3 का नाम क्या है, AOB, एंगल AOB। ये हो गया हमारा सम 180, तो यही मेरा प्रूफ था। देखो मैंने लिखा है ना 2 प्रूफ में, सामने वाले एंगल का सम 180 लाना था, इन दोनों का 1 + 3 180 लाना था, और जो कि मैं ले आया हूँ। तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। सबसे पहले 2 बार हमें रेडियस इज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट, तो ये दोनों एंगल 90 हो गए, और चारों एंगल का सम होता है 360 डिग्री, 90 + 90 180, 180 माइनस करोगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 11। इसमें लिखा है प्रूव दैट द पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल इज ए रोम्बस। मतलब मैं आपको फिगर ड्रॉ करके दिखाता हूँ इसकी। ये मैंने आपके सामने एक फिगर ड्रॉ कर लिया है। इसमें आप देखो, इसमें बोल रहे थे प्रूव दैट ए पैरेललोग्राम सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल। एक पैरेललोग्राम मैंने बना लिया, ये ABCD क्या है, एक पैरेललोग्राम है। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस है। ठीक है, इस क्वेश्चन में कह रहे हैं सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल, मतलब सर्कल जो है वो इसके अंदर आ रहा है। तो हमें ये प्रूव करना है कि ये
पैरेललोग्राम जो मैंने बनाया ABCD ये रोम्बस है, ये हमें गिवन में दिया है। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, गिवन में क्या लिखा है, ABCD इज ए पैरेललोग्राम circumscribing ए सर्कल। ठीक है, नाउ व्हाट वी हैव टू प्रूव, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि ABCD क्या होगा, ABCD एक रोम्बस होगा। और हमें पता होनी चाहिए प्रॉपर्टीज पैरेललोग्राम की भी रोम्बस की भी। हमें एक बात पता है कि अगर मैं इस पैरेललोग्राम की सारी साइड्स इक्वल कर दूं, यानी कि AB BC CD और AD चारों साइड इक्वल प्रूफ कर दूं, तो एक ये रोम्बस हो जाएगा। तो मेरे को बेसिकली इस क्वेश्चन में करना क्या है, ये पैरेललोग्राम गिवन है, यानी कि अपोजिट साइड तो इक्वल है, लेकिन मुझे चारों साइड इक्वल करनी है। ठीक है, तभी मैं कह सकता हूँ कि ये ABCD एक रोम्बस होगा। तो देखो, जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 8 करा था, मैंने आपको वहाँ पे भी बताया था कि क्वेश्चन नंबर 8 का यूज क्वेश्चन नंबर 11 में भी होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया आपके लिए। फ्रॉम पॉइंट A मैं लिख सकता हूँ AP इज इक्वल्स टू AS, क्योंकि हमने थ्योरम पढ़ी थी कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ सर्कल पर, तो वो टेंजेंट की लेंथ आपस में क्या होती है, इक्वल होती है, यानी कि ये AP और AS इक्वल होगा। सिमिलरली वहाँ से B पॉइंट से लिख सकता हूँ BP इज इक्वल्स टू BQ। ये काम हमने क्वेश्चन नंबर 8 में भी करा था, सेम कर रहा हूँ मैं अभी दोबारा से। ठीक है, अब C पॉइंट से लिखते हैं, तो मैं लिखूंगा CR इज इक्वल्स टू CQ। ये हो गई हमारी थर्ड इक्वेशन। सिमिलरली फ्रॉम पॉइंट D पॉइंट से लिखेंगे DR इज इक्वल्स टू DS। ये फोर्थ थ्योरम जो मेरे सामने आई है, ये 4 इक्वेशंस जो मेरे सामने आई हैं, इन सब का रीजन क्या होगा, टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल। ठीक है, इन लेंथ, ये लेंथ में क्या होती है, इक्वल होती है। तो हमने उस थ्योरम को लिख दिया यहाँ पर। और अगर मैं इन सब इक्वेशन को ऐड करूँ, ऐड इक्वेशन 1 2 3 एंड 4, इन सभी इक्वेशन को अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास क्या आ जाएगा, AP प्लस BP, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ AP प्लस BP प्लस CR प्लस DR, इन सबको लिख लिया। और राइट हैंड साइड में आ जाएगा AS BQ CQ DS, सबको ऐड कर दीजिए, AS BQ CQ और DS। देखो, तो इनको ऐड करेंगे, AP प्लस BP मिलके क्या बनेगा, AP प्लस BP मिलके बनेगा AB, और ये बनेगा CD। तो AB प्लस CD इक्वल टू, यहाँ देखो AS और DS, AS और DS मिलके क्या बन रहा है, AD। तो यहाँ पर आ जाएगा AD, और BQ और CQ को मिलके क्या बन रहा है, आप देख सकते हैं BQ प्लस CQ BC बन रहा है। ठीक है, यहाँ से मैंने ये प्रूफ कर लिया। ये मेरा क्वेश्चन नंबर 8 भी था, यहीं तक मैंने क्वेश्चन नंबर 8 भी करा था अपना। ठीक है, उसके आगे बस हमें इतना सा लिखना है, इतना सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, तो इसका मतलब अपोजिट साइड्स आर इक्वल। पैरेललोग्राम में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ AB प्लस AB, ऐसे ही लिख सकता हूँ AD प्लस AD। मैंने क्या करा है, ये मैंने CD की जगह पर मैंने AB रख दिया, क्योंकि क्वेश्चन में देखो जहाँ पर CD है इसकी जगह मैं AB रख सकता हूँ, बिकॉज इट इज़ ए पैरेललोग्राम, अपोजिट साइड इक्वल होंगी, तो बस CD की जगह रखेंगे AB। ऐसे ही BC की जगह मैंने रख दिया AD, देखो BC की जगह मैंने रख दिया AD, सामने की साइड इक्वल, ऐसे ही वो इक्वल थी। ठीक है, तो यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से बन जाएगा 2AB और यहाँ से बन जाएगा 2AD, 2 and 2 विल बी कैंसिल, यहाँ से आंसर आ जाएगा AB इज इक्वल टू AD। अब देखो जरा, ठीक है, AB AD के भी इक्वल है, यानी कि ये AB AD के भी इक्वल है और AB CD के भी इक्वल है, तो एडजेसेंट साइड भी इक्वल हो गई और अपोजिट साइड भी इक्वल हो गई, तो इसका मतलब चारों साइड इक्वल हो गई। तो मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बात लिखूंगा, सिंस अपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड एडजेसेंट साइड्स आर इक्वल, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, ABCD इज ए रोम्बस। ये हो गया रोम्बस प्रूफ। बात समझ में आ गई। तो बेसिकली हमें यहां तक तो क्वेश्चन नंबर 8 प्रूव करना था।
क्वेश्चन नंबर 8 में भी सेम यही प्रोसीजर था, तो सामने की साइड का सम इक्वल होता है। तो ये देखो क्वेश्चन नंबर 8 मैंने यहाँ तक प्रूफ करा, ये था मेरा क्वेश्चन नंबर 8 का प्रूफ। उसके आगे ये कह रहे हैं सिंस ABCD इज ए पैरेललोग्राम, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था पैरेललोग्राम है, तो मैंने CD की जगह इसके सामने जो साइड आ रही है, CD के सामने क्या आ रहा है, CD के सामने देखो, CD के सामने आ रहा है AB, तो मैंने CD को लिख लिया AB। ऐसे ही मैंने BC को लिख लिया AD, BC के सामने आ रहा था AD, क्योंकि ये पैरेललोग्राम था, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और एडजेसेंट साइड इक्वल आ गई। जब एडजेसेंट साइड भी इक्वल आ जाए और अपोजिट साइड भी इक्वल आ जाए तो वो एक रोम्बस होता है, ठीक है। तो ये पैरेललोग्राम एक रोम्बस हो गया। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 11। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। तो स्टूडेंट्स ये है क्वेश्चन नंबर 12, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी स्टूडेंट को टफ भी लगता है क्वेश्चन, तो ध्यान से सुनना। इसको हम बहुत ही इजी वे में करेंगे और जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे याद रखना, ठीक है। देखो ये बोल रहे हैं ट्राइंगल ABC इज ड्रॉन टू सर्कमस्क्राइब ए सर्कल। एक ट्राइंगल दिया हुआ है, सर्कमस्क्राइब ए सर्कल मतलब उसके अंदर एक सर्कल आ रहा है, ठीक है। आगे कह रहे हैं जिसकी रेडियस कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये रेडियस जो है ये कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, ठीक है। सच दैट द सेगमेंट BD एंड DC into which BC is divided by the point of contact D। ये कह रहे हैं BC जो है वो डिवाइड हो गई पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट D पॉइंट ने इसको डिवाइड कर रखा है, ठीक है। इनकी लेंथ दी हुई है 8 और 6, आप देख सकते हो क्वेश्चन में, ये 8 दी है BD और CD दी है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें बताना है AB और AC, हमें बतानी है AB की लेंथ और AC की लेंथ, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में ध्यान रखना पड़ेगा आपको। हम सबसे पहले निकालेंगे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। अब देखो मेरी बात सुनो, जैसा कि हमें पता है कि ये C पॉइंट है, तो C पॉइंट से अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँ, यानी कि ये CD और यहाँ से इसको भी कुछ मान लेते हैं, इसको मान लेते हैं पॉइंट हम M, इसको मान लेते हैं N, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से, मैं यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ इस क्वेश्चन का। देखो सबसे पहले मैं लिखूंगा CD इज इक्वल टू CM, लिख सकते हैं, हमने थ्योरम पढ़ी है, ये CM और CD क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। C पॉइंट से दो टेंजेंट जो मैंने ड्रॉ करी है दोनों इक्वल होंगी। ऐसे ही अगर मैं B पॉइंट से बात करूं तो BD और BN भी इक्वल होंगे, ठीक है। अब एक बात सुनो, इन्होंने क्वेश्चन में हमें CD 6 दिया था, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 6, इसको 6 लिख लेते हैं, ये भी 6 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया CD इज इक्वल टू CM इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ऐसे ही यहाँ पर अगर मैं लिखूँ B पॉइंट से दो टेंजेंट BD इज इक्वल्स टू BN, यहाँ पर लिख लेता हूँ BD इक्वल्स टू BN, ये कितना हो जाएगा, देखो BD 8 दिया हुआ था क्वेश्चन में गिवन, तो ये भी कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया 8 सेंटीमीटर, यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। अब देखो जरा, ना ही हमें इन्होंने AM दिया और ना ही AN दिया, तो यहाँ पर मैं इसको मान लेता हूँ X, तो ये भी कितना हो जाएगा X, क्योंकि A पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं, दोनों की लेंथ क्या होगी, सेम होगी, तो यानी कि मैं लिख लेता हूँ AM और AN दोनों क्या होंगे X, लेट कर लिया मैंने, लेट कर लिए, तो यहाँ लिख लो लेट, ठीक है ना। अब देखो मेरे पास ट्राइंगल की सारी साइड आ चुकी है या नहीं आ चुकी है, देखो एक साइड होगी मेरे पास ये वाली, ठीक है। तो AB साइड कितनी हो गई मेरे पास, AB साइड को मैं लिख लेता हूँ, AB हो जाएगा 8 + x, या x + 8 लिख लो, एक ही बात है। ऐसे ही BC साइड कितना हो जाएगा, BC साइड हो जाएगा 6 + 8, ये पूरा कितना हो गया 14 सेंटीमीटर। ऐसे ही AC साइड कितना हो जाएगा, AC साइड 6 + x या x + 6 लिख लो, एक ही बात है, ठीक है। मैंने लिख ली तीनों साइड्स, मेरे पास AB भी आ गया, BC भी आ गया और AC भी आ गया, तीनों साइड आ गए। अभी तक मैंने कुछ नहीं करा, ये क्वेश्चन में गिवन था 6, ये 6 है तो ये भी 6 होगा, क्योंकि C पॉइंट से दो टेंजेंट जब ड्रॉ करते हैं तो सेम होती हैं, लेंथ में इक्वल होती हैं। ऐसे ही B पॉइंट से जब दो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो यहाँ से 8 है तो यहाँ से भी 8 हो जाएगा, वही वाली थ्योरम, ठीक है। सिमिलरली A पॉइंट से जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे तो ये और ये इक्वल होगा, इसको मैंने x मान लिया तो ये भी x हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे रीजन भी दे देते हैं, हमने रीजन नहीं लिखा, यहाँ पर लिख लो टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू ए सर्कल आर इक्वल इन लेंथ, ठीक है, आर इक्वल इन लेंथ। जो हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं सर्कल पर, वो टेंजेंट्स एक्सटर्नल पॉइंट से बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है, एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो टेंजेंट्स की लेंथ इक्वल होती है, तो उस वजह से ये तीनों मेरे पास आ गए हैं। मैंने तीनों साइड्स फाइंड कर ली हैं। अगर मैं बात करूं एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC की, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC बाय हीरोन्स फॉर्मूला कैसे निकालते हैं,
तो हम कैसे निकालेंगे? बाय हीरोन्स फॉर्मूला सबसे पहले हमें सेमी पेरीमीटर निकालना होता है, यानी कि तीनों साइड का सम अपॉन 2। तो तीनों साइड का सम मतलब ये रही मेरी तीनों साइड, ये प्लस ये, इन तीनों साइड का सम कर दो, x + 8 + 14 + x + 6, तीनों साइड का सम अपॉन 2। तो यहाँ से सेमी पेरीमीटर कितना आ जाएगा? इनको ऐड कर लो, 14 और 6 20 + 8 28 + 2x अपॉन 2। अगर मैं पूरे में से 2 कॉमन ले लूँ ऊपर से, तो मेरे पास ये कितना आ जाएगा? ऊपर से 2 कॉमन ले लो तो ये बचेगा 14 + x, और नीचे भी है 2 से 2 कैंसिल, तो मेरे पास सेमी पेरीमीटर कितना आ गया? 14 + x, ये आ गया मेरे पास सेमी पेरीमीटर। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने के लिए फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC। अब लगेगा यहाँ पर हीरोन्स फॉर्मूला, दैट इज √S S - A S - B S - C। अगर आपको ये नहीं पता ये ABC क्या है, ये हमारी साइड्स होती हैं ट्राइंगल की, ठीक है, जो मैंने लिख रखी है, ये फर्स्ट साइड, ये सेकंड साइड, ये थर्ड साइड, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम एरिया ऑफ ट्राइंगल लगाएंगे √S, सबसे पहले लिखेंगे S की वैल्यू, ये रही S की वैल्यू। अब क्या लिखेंगे? S - A मतलब फर्स्ट साइड, ट्राइंगल की जो हमारी पहली साइड है AB। तो इसको लिख लो x + 8। जब मैं इसको सब्ट्रैक्ट करूंगा तो बाहर लग जाएगा माइनस का साइन, तो -x - 8। तो यहाँ पर मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ -x - 8, ठीक है। आगे चलते हैं, S - B, तो पहले लिख लो S की वैल्यू, ये रही 14 + x - B, यानी कि सेकेंड साइड, ये है हमारा 14, तो ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। आगे चलो थर्ड साइड, लिखो S - C, तीसरी साइड है हमारी ये। जब इसको माइनस करेंगे दोनों ही टर्म नेगेटिव हो जाएंगी, माइनस का x और माइनस का 6, ठीक है। अब इसको हमें सिंप्लीफाई कैसे करना है? ये आ जाएगा 14 + x, यहाँ से क्या आ जाएगा? x और x कैंसिल हो जाएगा, 14 माइनस से 8 गया, 6 बचेगा। यहाँ पर 14 से 14 कैंसिल हो जाएगा, x बचेगा, और यहाँ पर ये x कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बचेगा 14 - 6 8, ठीक है। तो इसको रूट को आगे से हटा लेता हूँ, इतना ही यूज़ है। अब देखो यहाँ तक मेरे पास आंसर आ चुका है। अब देखो मैं क्या करूँगा, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई और कर लेता हूँ, इधर लिख लेते हैं। अब जरा ध्यान से समझना आपको, यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल्स टू, देखो यहाँ से देख के लिखते हैं, √14 + x, फिर लिखा है x, इस 6 को लिख लेता हूँ 2 3 जा 6, 2 × 3, और इस 8 को लिख लेता हूँ 2 2 जा 4 2 जा 8, मैंने इनके प्राइम फैक्टर्स खोल लिए, ठीक है। अब देखो जरा आप क्या करेंगे, ध्यान से सुनना है आपको। पेयर बन रहे हैं, एक तो बन गया 2 का पेयर, एक और बन गया 2 का पेयर, यानी कि ये रूट से बाहर आ जाएगा, 2 और 2 आ जाएगा रूट से बाहर, अंदर क्या बचेगा? 14 + x, और एक और x है साथ में, ठीक है, और एक 3 भी है साथ में, ठीक है ना। ये 2 का पेयर बन गया तो एक 2 बाहर आ गया, ये दूसरा 2 का पेयर बन गया, दूसरा 2 बाहर आ गया। तो यहाँ से मैं लिख लेता हूँ, ये आ जाएगा 4 √3x 14 + x, ठीक है ना। इसको मैंने लिख लिया 3x और 14 + x। तो ये आ गया मेरे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल, ठीक है ना। अब देखो ये हमने निकाला हीरोन्स फॉर्मूला की हेल्प से। अब हम निकालेंगे इसी एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC को हाफ बेस इनटू हाइट से। कैसे करेंगे? देखो मैं इसको ज्वाइन कर लेता हूँ यहाँ पर, और इसको ज्वाइन कर लेता हूँ यहाँ पर, ठीक है। एक मेरे पास ट्राइंगल आ गया OCB एक ट्राइंगल आ गया। ऐसे ही इसको अगर ज्वाइन कर लूँ A से, तो ये ACO एक ट्राइंगल आ गया, ठीक है, और एक AOB भी एक ट्राइंगल आ गया। देखो तीनों ट्राइंगल का अगर सम करूं, इस ट्राइंगल का प्लस इस ट्राइंगल का प्लस इस ट्राइंगल का, तीनों ट्राइंगल का सम कितना होता है? पूरे एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC के, ठीक है। तो यहां से मैं ये भी लिख सकता हूं कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कैसे निकलेगा? तीनों स्मॉलर ट्राइंगल को ऐड कर लो, यानी कि AOC, यहां पर लिख लो एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC, ये वाला ट्राइंगल, प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOA या AOB, कुछ भी लिख लो इसको। अब जरा ध्यान से सुनो, पूरा बड़ा ट्राइंगल ABC कैसे बना? 3 छोटे छोटे ट्राइंगल को ऐड करके बना, यानी कि ये वाला ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, तीनों को ऐड करके पूरा ट्राइंगल बन गया। तो AOC का एरिया कैसे निकालेंगे? देखो हमें पता है कि ये जो रेडियस होती है ये क्या होती है? परपेंडिकुलर होती है टेंजेंट पर। ऐसे ही यहाँ पर भी मैं रेडियस डाल लेता हूँ,
ये रेडियस परपेंडिकुलर पर ये रेडियस भी टेंजेंट पर परपेंडिकुलर होगी, ऐसे ही ये रेडियस भी परपेंडिकुलर होगी। तो अगर मेरे को ट्रायंगल AOC का एरिया निकालना है, AOC का एरिया, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कहेंगे हाफ बेस क्या है हमारा AC, यानी कि AC की लेंथ है 6 + x, तो ये हो गया बेस इंटू हाइट, ये रही इसकी हाइट इस ट्रायंगल में, ये है रेडियस हमारी 4, ठीक है। प्लस यहाँ पे लगाओ हाफ BOC ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ, BOC ट्रायंगल में बेस कितना है, ये कितना है पूरा 14, देखो BC बेस है, ये देखो लिखा हुआ है BC 14 है, ठीक है। तो हाफ 14 इंटू हाइट कितनी है, हाइट यहाँ पर भी 4 है, ठीक है। और लास्ट क्या है AOB यानी कि ये वाली साइड बेस हो जाएगी, 8 + x हो जाएगा हमारा बेस, तो हाफ 8 + x ये हो गया बेस, और हाइट है हमारी 4, ठीक है। अब देखो बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन, भारी कैलकुलेशन नहीं करनी है हमें, ज़्यादा हार्ड कैलकुलेशन करेंगे तो क्वेश्चन डिफिकल्ट बन जाएगा। देखो क्या कॉमन आ रहा है पूरे में, 1/2 1/2 1/2, तो 1/2 तो आ गया कॉमन, 4 भी कॉमन है पूरे में, तो 4 भी आ जाएगा बाहर। अंदर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 6 + x प्लस यहाँ क्या बचेगा 14 बचेगा, प्लस यहाँ क्या बचेगा 8 + x बचेगा, ठीक है ना। ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2। अंदर देखते हैं अंदर क्या बच रहा है, यहाँ आ जाएगा 14 + 6 20 + 8 28 + 2x 28 + 2x, ठीक है। इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है तो हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से कितना आ जाएगा 2 कॉमन आ जाएगा, तो पहले से भी एक 2 बाहर था, एक और 2 आ गया, यहाँ बचेगा 14 + x, तो मेरे पास ये बन गया यहाँ पर 4, 2 × 2 = 4, अंदर आ जाएगा 14 + x, तो यहाँ पर से मेरे पास आंसर आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC 4 × 14 + x। तो यहाँ तक एक बार आप समझ लीजिए, यहाँ पर नोट कर लीजिए, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ और यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। देखो तो स्टूडेंट्स हमने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाला था हीरोन्स फॉर्मूला से, जो आया था मेरा ये रहा, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC कितना आया हीरोन्स फॉर्मूला से, तो ये आया था, तो यहाँ से लिख लो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, दोनों जगह से मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल लिया, इसका हीरोन्स फॉर्मूला से भी और तीनों ट्रायंगल का जोड़ के भी। तो दोनों को इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन, देखो मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकाला, फर्स्ट इक्वेशन आ गई, यहाँ से मेरे पास आ गया एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC, फिर मैंने एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC दोबारा निकाला दूसरे मेथड से, तो ये आ गया। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड मैं क्या लिख सकता हूँ, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन हम लिख सकते हैं कि ये उसके इक्वल है, क्योंकि दोनों सेम एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC हैं। तो 4√3x √ 14 + x, ये किसके इक्वल हो जाएगा, वहाँ से देखो 4 × 14 + x, 4 से 4 कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 3x 14 + x और यहाँ बचेगा 14 + x, लेकिन यहाँ पर लगा है रूट, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, यहाँ पर लिखना पड़ेगा स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। जब हम स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे तो यहाँ से तो कैंसिल हो जाएगा रूट, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो गया, और यहाँ पर लग जाएगा स्क्वायर। देखो ध्यान से दोबारा समझ लो, स्क्वायरिंग बोथ साइड का मतलब क्या है, यहाँ पर ये टर्म थी मैंने इसका स्क्वायर कर दिया, ठीक है, तो रूट और स्क्वायर कैंसिल हो जाते हैं आपस में, तो ये रूट यहाँ से हट गया, तो इस साइड का तो काम हो गया, और इस साइड हमें स्क्वायर करना ही था, ठीक है, स्क्वायरिंग बोथ साइड की है। अब देखो 14 + x की पावर 2, यानी कि इससे ये कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पर 2 पावर थी, यहाँ पर 1 पावर थी, तो यहाँ से आ जाएगा 3x = 14 + x, ये x इधर आके हो जाएगा -3x - x = 14, तो आ जाएगा 2x = 14 और x = 7, और x की वैल्यू 7 आ गई, इसका मतलब अब मेरा आंसर आने वाला है। आप फिगर में देख सकते हैं, मेरे को क्या फाइंड करना था, मेरे को फाइंड करनी थी साइड्स की लेंथ, यानी कि AC की लेंथ कितनी है, देखो फिगर में 6 + x, 6 + x की वैल्यू 7 है, ठीक है, ये आ जाएगा 13 सेंटीमीटर, तो AC का आंसर आ जाएगा 13 सेंटीमीटर। अब देखते हैं दूसरी साइड AB कैसे फाइंड करेंगे, 8 + x, आप देख सकते हो AB 8 + x, तो 8 + x की वैल्यू रख दो यहाँ पर 7, तो आ जाएगा 15 सेंटीमीटर, तो AB आ जाएगा हमारा 15 सेंटीमीटर, और दूसरी साइड आ जाएगी हमारी AC आ जाएगी 13 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर है। मैं एक बार फिर से रिमाइंड करा देता हूँ, दोबारा सुन लो। सबसे पहले हम यहाँ से हम लगाएंगे प्रॉपर्टी
मतलब थ्योरम, ये साइड और ये साइड इक्वल 6 6, यहाँ से लगाएंगे ये साइड 8 तो ये भी साइड 8, दोनों इक्वल, यहाँ से लगाएंगे ये साइड x तो ये भी x, हमने अपने आप x मान ली तो ये दोनों भी इक्वल होंगी। फिर हमने पूरी साइड लिख ली 6 + x, ये लिख लिया 14 और वो लिख लिया 8 + x, तीनों साइड आ चुकी है। तो हमने हीरोन्स फॉर्मूला से एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लिया जो मेरा ये आया था। फिर हमने सेम एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाला नेक्स्ट सेकंड मेथड से, हाफ बेस इनटू हाइट, पहले इस ट्राइंगल का प्लस इस ट्राइंगल का प्लस इस ट्राइंगल का, तीनों ट्राइंगल का निकाल लिया, ऐड कर लिया तो ABC का आ गया। ABC का एरिया फर्स्ट इक्वेशन से यहाँ भी आया, ABC का एरिया यहाँ भी आया, दोनों को इक्वेट रख दिया फ्रॉम 1 and 2, इन दोनों को इक्वल रख दिया, ठीक है, दोनों ही सेम ट्राइंगल के एरिया हैं तो दोनों को इक्वल रख के स्क्वायरिंग कर दी और यहाँ से मेरे x की वैल्यू आ गई। और जब x की वैल्यू आ गई तो मेरे पास ये साइड आ गई, क्योंकि x + 6 करके ये आ गया और x + 8 करके ये आ गया। तो ये था क्वेश्चन नंबर आपका 12। अब हम देखने वाले हैं लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, क्वेश्चन नंबर 13। तो स्टूडेंट्स ये है आपके सामने एक्सरसाइज का बिल्कुल लास्ट क्वेश्चन। प्रूव दैट अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल सबटेंड सप्लीमेंट्री एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। कुछ बच्चों को क्वेश्चन पढ़ के बिल्कुल समझ नहीं आता चैप्टर नंबर 10 में कि करना कैसे है, क्वेश्चन की फिगर कैसे ड्रॉ करनी है। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप सबसे पहले एक सर्कल ड्रॉ करिए, एक सर्कल ड्रॉ करेंगे, ठीक है। और क्या कह रहे हैं ये, प्रूव दैट द अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, मतलब हमें एक क्वाड्रिलेटरल बनाना है, ठीक है। एक मैं क्वाड्रिलेटरल बना लेता हूँ जो सर्कल को क्या कर रहा है, सर्कमस्क्राइब कर रहा है। सर्कमस्क्राइब करता हुआ एक मैंने क्वाड्रिलेटरल बना लिया, ये देखो ये है क्वाड्रिलेटरल, ABCD नाम दे देते हैं इसको, ABCD हो गया हमारा एक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। इसने सर्कल को सर्कमस्क्राइब कर रखा है और इनको मान लेते हैं PQRS, जहाँ पर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट हो रहा है, ठीक है। इतना तो काम समझ में आ ही गया होगा ना। चलो देख लो एक बार फिर से। प्रूव दैट अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल की अपोजिट साइड मतलब ये ले लो या ये ले लो, ठीक है। मैंने फिलहाल AB और CD की बात कर रहा हूँ। अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, ये देखो सर्कमस्क्राइब ए सर्कल, सबटेंड्स करता है ये सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी कि मैं ऐसा करता हूँ, सर्कल के सेंटर को ज्वाइन कर लेता हूँ। क्यों कर रहा हूँ यहीं से ज्वाइन मैं, क्योंकि इन्होंने ही तो बोला क्वेश्चन में कि अपोजिट साइड जो है, अपोजिट साइड जो है वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती है। यानी कि अगर मैं बात करूं ये वाला एंगल प्लस ये वाला एंगल मिला के सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है 180 डिग्री फॉर्म करना। तो मुझे ये प्रूफ करना है कि अपोजिट साइड जो है वो सेंटर पर सप्लीमेंट्री एंगल सबटेंड करती है। तो इस तरह से हमें फिगर ड्रॉ करनी है और हमें फिर क्वेश्चन को स्टार्ट करना है। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता दूं कि हमको सबसे पहले इसको ज्वाइन करना है, ठीक है, कंस्ट्रक्शन, और इसको भी ज्वाइन करना है और इसको भी ज्वाइन करना है और इसको भी। तो स्टूडेंट्स कहते हैं सर हमें कैसे सपना आएगा कि इसको ज्वाइन करना है। तो अभी आपको बताता हूँ आपको कैसे पता लगेगा कि इसको ज्वाइन करना है, ठीक है। तो देखो मैं मान लेता हूँ इसको एंगल नंबर 1, इसको मान लेता हूँ एंगल नंबर 2, इसको मान लेता हूँ 3, 4, 5, 6, 7, 8। अभी क्वेश्चन को समझो जैसे बता रहा हूँ, क्योंकि जैसे जैसे तुम समझोगे फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा कि क्यों मैं ऐसे कर रहा हूँ। के नाम दे दिए 1 2 3 4 5 6 7 8, क्लियर। अब देखो मैं ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल करने जा रहा हूँ कॉन्ग्रेंट। अब कुछ बच्चे कहते हैं सर कॉन्ग्रेंट क्यों किया आपने, हमें समझ नहीं आया आपने कॉन्ग्रेंट क्यों किया। तो अभी आप देखते रहो वीडियो को, अभी आपको सब समझ में आएगा मैंने कॉन्ग्रेंट क्यों कर रहा हूँ इन दोनों ट्राइंगल्स को, ठीक है। तो मैं ले रहा हूँ APO इस ट्राइंगल को और ASO इस ट्राइंगल को, तो इनको एक बार कॉन्ग्रेंट करते हैं। तो प्रूफ यहाँ पे शुरू करते हैं हम अपना। मैं क्या लिख रहा हूं, इन ट्राइंगल APO एंड ट्राइंगल ASO, ये दो ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट कर रहा हूं मैं। देख लो जरा कैसे होगा। A पॉइंट से दो टेंजेंट AS और AP दोनों इक्वल होंगी, तो यहां पर लिख लो AP इज इक्वल टू AS। अभी लिखते हैं रीजन इसका। सिमिलरली यहां पर देखो ये बीच में कॉमन साइड है, OA इज इक्वल्स टू OA कॉमन, या रीजन भी साथ साथ लिख ही लेते हैं। OA इज इक्वल्स टू OA तो हो गया कॉमन। ये क्यों इक्वल है, क्योंकि टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल, जो लेंथ होती है एक्सटर्नल पॉइंट से हम ड्रॉ करते हैं वो इक्वल होती हैं, ठीक है। अब ये देखो AP और AS इक्वल, ये बीच में कॉमन, और ये OS और OP दोनों क्या हैं, रेडियस हैं। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ OP और OS दोनों इक्वल क्यों हैं, बिकॉज रेडियाई ऑफ द सेम सर्कल। तो यहाँ से ट्राइंगल APO
इज कॉन्करेंट टू ट्राइंगल ASO। यहाँ पर किससे करा हमने, बाय साइड 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 कॉन्करेंसी, ये कॉन्करेंसी हमने अप्लाई करी और इस ट्राइंगल को कॉन्करेंट कर दिया। तो बाय CPCT हम लिख सकते हैं कि एंगल 1 जो आ रहा है वो एंगल 2 के इक्वल आ रहा है, ठीक है ना, क्योंकि जब हमने दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट कर दिए तो 1 और 2 इक्वल। सिमिलरली अगर मैं ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट करूँ तो 3 4 के इक्वल हो जाएगा CPCT से। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट करूँ तो 5 6 के इक्वल हो जाएगा CPCT से। अगर ये दोनों ट्राइंगल कॉन्करेंट करूँ तो 7 8 के इक्वल हो जाएगा CPCT से। लेकिन ये काम मैं बार बार थोड़ी करूँगा, एक बार करके दिखा दिया तो सिमिलरली लिखेंगे। सिमिलरली बार बार हर चीज़ नहीं करके दिखानी, एक ही चीज़ को बार बार नहीं करते। एंगल 3 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 5 इक्वल टू एंगल 6, एंगल 7 इक्वल टू एंगल 8, ठीक है, सारे एंगल इक्वल कर लिए मैंने। अब देखो जरा इंटरेस्टिंग बात, हमें पता है कि सारे एंगल का सम कितना होता है, पूरा एंगल कितना होता है, 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8, सभी एंगल का सम कितना होता है, 360 डिग्री, ठीक है, ये पता होना चाहिए। अब देखो मेरी बात ध्यान से सुनना। बेसिकली हमें ये देखना है कि हमें लाना क्या है प्रूफ में। हमें प्रूफ में ये लाना है कि ये वाला एंगल जो होगा AOB और ये वाला जो एंगल होगा COD, सामने वाले एंगल्स की बात कर रहा था ना मैं, इन दोनों एंगल्स का सम कितना लेके आना है हमें, सप्लीमेंट्री, यानी कि 180 डिग्री लाना है। तो मेरे को आंसर में ये वाला एंगल लेके आना है, सिर्फ ये वाला, और इस एंगल में 1 आ रहा है और 3 आ रहा है, और इस एंगल में 7 आ रहा है और 6 आ रहा है, यानी कि 2 8 4 5, इन्हें एलिमिनेट करना है। तो कैसे करेंगे एलिमिनेट, तो देखो 1 को 1 ही लिखेंगे क्योंकि 1 मेरे आंसर में आ रहा है, मैंने सर्कल कर लिया है, मेरे आंसर में क्या क्या आ रहा है, 1 3 7 6। तो अब मैं 2 की जगह क्या लिख सकता हूँ, देखो 2 और 1 इक्वल है तो मैं 2 की जगह लिखूंगा 1, ठीक है। अब देखो मैं 3 को 3 लिख रहा हूँ, 4 को भी लिख लेता हूँ 3, क्योंकि 4 और 3 क्या है, इक्वल है, ठीक है। अब देखो 5 और 6 इक्वल है तो 5 को लिख लेता हूँ 6, और 6 को तो 6 लिखेंगे ही। अब यहाँ पर देखो 7 और 8 इक्वल हैं तो 8 को लिख लेता हूँ 7। ऐसा कैसे कर दिया हमने, ऐसा इसलिए कर दिया हमने क्योंकि हमें 2 4 5 और 8 ये चारों एंगल नहीं लेके आने अपने आंसर में, हमें सिर्फ ये लेके आना है, ये वाला एंगल जिसमें 1 3 आ रहा है, ये वाला एंगल जिसमें 7 6 आ रहा है। तो मैंने पूरे क्वेश्चन को 1 3 7 और 6 में बदल दिया, क्योंकि अभी मैंने लिखा था 1 2 के इक्वल है तो हमने 2 को 1 लिख दिया। हमने लिखा था 3 4 के इक्वल है, यहाँ पे देखो तो 3 4 के इक्वल है तो 4 को भी 3 लिख दिया, ठीक है। अब देखो ट्वाइस एंगल 1 ट्वाइस एंगल 3 ट्वाइस एंगल 6 और ट्वाइस एंगल 7 इज इक्वल टू 360 डिग्री। ये पूरे में से 2 कॉमन आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, एंगल 1 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 7 इक्वल टू 360 डिग्री। ये 2 कहाँ जाएगा, वहाँ डिवाइड में जाएगा, ठीक है। तो 2 उधर जाके डिवाइड में चले जाएगा। अब देखो जरा 1 + 3 को क्या बोलते हैं, 1 + 3 को क्या बोलते हैं, ये दोनों मिला के क्या बनेंगे, AOB। तो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, इसकी जगह तो आ जाएगा एंगल AOB, प्लस 6 और 7 की जगह क्या आएगा, 6 + 7 कितना होता है, COD। तो यहाँ पर आ जाएगा COD। इन दोनों का सम कितना आएगा, ये 2 कहाँ चला गया, डिवाइड में, 360 को 2 से डिवाइड करो तो आएगा 180। ये हो गया मेरा प्रूफ। तो मैंने यहाँ पर प्रूफ करके दिखा दिया कि सामने वाले एंगल का सम 180 आ रहा है जो कि सप्लीमेंट्री है, सामने वाले एंगल का सम 180 आ रहा है जो कि सप्लीमेंट्री है। तो ये हो गया मेरा क्वेश्चन नंबर 13। तो अब इस क्वेश्चन में आपको कोई भी डाउट हो या इससे प्रीवियस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो तो आप वीडियो को वापस जाके फिर से देख सकते हैं और क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं, वीडियो को पॉज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार समझ नहीं आता आप 2 बार समझिए, क्योंकि इस चैप्टर में थोड़े से क्वेश्चन जो हैं डिफिकल्ट से लगते हैं स्टूडेंट्स को, तो आप एक बारी में ना समझ में आए तो 2 बार देखिए, ठीक है। लेकिन मैं आपको बता दूं क्वेश्चन नंबर 8 से लेके क्वेश्चन नंबर 13 तक सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इनको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना। ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।